वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें पीटी फैक्ट के रूप में कौन कौन से न्यूज़ आज कवर किए गए हैं उस पर भी हम लोग साथ में नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। जो भी टॉपिक कराया जा रहा है उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के क्वेश्चन एराइज हो रहा है आपके माइंड में, तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि देखिए होगा क्या, उससे बहुत सी चीज़ें कवर होते चलेगी, साथ में क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, टॉपिक ऑफ डायरेक्शन क्रिएट होंगे। तो सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, और इसी के लिए कल मैंने मीटिंग भी रखी थी, जो भी लोग शामिल हुए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस उन सभी लोगों का था। और साथ ही साथ आप लोगों से कम मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने कल आप लोगों को गाइड किया जिस रूप से कि क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सन क्या होता है और टॉपिक ऑफ डाइवर्सन किस रूप से आपको क्रिएट करना है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, ताकि जो भी लोग डेड रूप से यहाँ पर जुड़े रहते हैं, बस केवल वीडियो देखते हैं और वीडियो का एनालिसिस अपने अनुसार आकलित करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कम से कम उन्हें भी यह समझ में आए कि इसका यूटिलाइजेशन किस रूप से किया जा सकता है न्यूज़ एनालिसिस का। तो चलिए, और साथ ही साथ ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ बहुत सी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल कराई गई है जो परीक्षा उपयोगी है, जिसमें दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस का की नोट्स आप लोग को अवेलेबल है। साथ ही साथ बहुत से टेस्ट अवेलेबल है। वीडियो क्लासेस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के हैं, तो जिनको जिस फॉर्मेट पर ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल कराया गया है, जिसमें आपको दैनिक जागरण की ही बात करें तो 365 में आपको 1 साल का पीडीएफ की नोट्स का अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ ही साथ अंडरलाइन पेपर का व्यवस्था भी किया गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 10,000 का टारगेट लेके चले हैं कि 10,000 का जैसे ही सब्सक्राइबर यूट्यूब पर होगा हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट होंगे। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, जो लोग इस मकसद को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें आप लोग को आने वाले समय में इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते बिना समय गंवाए हैं, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग। वहाँ पर जल्द ही मेंस का और एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट होने वाला है दैनिक जागरण का। मे भी 15 से 20 नवंबर के बीच में यह स्टार्ट होने का प्रयास किया जाएगा, तो वो भी काम उस पर कार्य चल रहा है। तो 15 से 20 में आप लोग जितने लोग हैं सारे लोग युक्ति आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यह नाइट में मान लीजिए आपको 9 बजे के बाद, जब आपको डेली करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा, डीसीए ना जो चले इवनिंग में चलता है, 8 बजे लाइव चलता है, उसके बाद नाइट में एमसीक्यू लास्ट में सोते वक्त आप लोगों को एक रिकॉल के रूप में जो सुबह आपको यह दैनिक जागरण दिया जाएगा, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए, आतंकवाद और नक्सलवाद के सपोर्ट सिस्टम में ख़त्म करना होगा जरूरी, अमित शाह जी के द्वारा बताई गई है, बातें की गई है, लगातार बात कर रही है सरकार। पिछली सरकार भी नक्सलवाद, आतंकवाद के संदर्भ में कुछ बातें की थी, दिशा निर्देश बनाए थे, सभी पर मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूं। वर्तमान सरकार की क्या इस पर रोड मैप है मैंने बताया भी था आप लोगों को। साथ ही साथ नक्सलवाद और आतंकवाद को संदर्भ में किस रूप से राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं उसके संदर्भ में भी मैंने बातें की हुई हैं। तो हाल में बस आप लोग को क्या करना, उस की नोट्स में ये नया अपडेट जो हुआ है उसको जोड़ लेना, ऐड कर लेना, ताकि आपको अपडेट होता चले नोट्स, और जब आपका एग्ज़ाम आए तो आपके पास बहुत से मटेरियल प्राप्त हो रहे आपके माइंड में, जिसको आप एग्ज़ाम हॉल में कैरी फॉरवर्ड कर सके, उसे लिख सकें। तो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हुई है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो मैंने कितनी बार आप लोगों को चर्चा किया। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को GS 1 के पेपर का कवर किया हूं, तो आप लोग ये सब काम करते चलिएगा। बस याद रखना, जैसा कि आप लोग को गाइड किया जा रहा है जिस रूप से, और कि पेपर जो हो, GS 1 का पेपर हो, GS 2 का पेपर हो, GS 3 का, 4 का, चारों का अलग अलग पेपर आप लोग बना लीजिएगा। मान लीजिए GS 1 का न्यूज़ आ जाता है, तो GS 1 वाले पेपर को कॉपी निकालिएगा, वहाँ पर आप
आज के दिन का न्यूज वहाँ एनालिसिस कर लीजिएगा। मान लीजिए इस पेपर GS1 का पेपर अब 5 दिन के बाद कोई कवर टॉपिक होगा तो उसके बाद नेक्स्ट आपको कवर कर लेना है, ठीक। इसी तरह GS2 का आपको करना है। GS2 का पेपर आता है जैसे ही न्यूज़, उसको स्टेप बाय अगले पेज में यूज़ करते चलना, उसको की नोट्स बनाते चलना। जब भी अगर रिपीटेड टॉपिक आए तो उस टॉपिक का GS1, GS2 और GS3, 4 का पेपर कॉपी निकालिएगा। उसमें जहाँ ये न्यूज़ होगा ना, आप लोग वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। और याद रखिएगा हर कॉपी के पहले पेज में टॉपिक इंडेक्स आपका होना चाहिए कि किस डेट को कौन सा टॉपिक कवर किया गया। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि मान लीजिए मैं आपको डेट भी दे देता हूँ ना, कि मान लीजिए कोई टॉपिक 9 अक्टूबर को बताया गया, 12 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को, डायरेक्ट आप यहाँ से ही सर्च करके अपने पेज पर चले जाइएगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को कीजिएगा ना तो आपकी बहुत से टाइम जो वेस्ट होता है ना वो बचा सकते हैं। और ये धीरे धीरे प्रक्रिया, अगर मान लीजिए इसी तरह 15 मिनट का समय आप रेगुलर बचाते हैं ना तो 365 दिन में गुना कर लीजिए कितना दिन होगा ये समय, घंटा। और लोग बोलते हैं कि समय की कमी हो जाती है। सर धीरे धीरे समय को मॉडिफाई करना सीखिए, यूटिलाइज करना सीखिए। चलिए अब ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी जो चीज़ें होंगी, देखिए पहले भी आप लोग बात पहले भी की गई है, नक्सलवाद के मामले में फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है सिस्टम, दोनों को ख़त्म करने की बात की गई है। और ये लगातार होती रहेगी, जब भी मीटिंग होगी, जब तक इसका न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं किया जाएगा नक्सलवाद और आतंकवाद के संदर्भ में। लगातार फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट उसे कहते हैं जिसे किसी काम को करने के लिए पूरे रॉ मटेरियल दिया जाता है। मान लीजिए अब कहीं घटनाएं नक्सलवाद का करना तो उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट पैसे के रूप में जा सकता है, कुछ सामग्री के रूप में जा सकता है। तो इस प्रकार के लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको कवर कर लेनी। चलिए उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कवर कर लेना है। अब देखिए सॉरी, देखिए जो लगातार मैं कुछ दिनों से बोल रहा था, बात कर रहा था कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण जरूर करना चाहिए। और ब्रिटिश हाई कोर्ट ने नीरव मोदी का प्रत्यर्पण का जो दिया फैसला भारत के हक में दिया है। और जल्द ही इस भगोड़े को देश में लाया जाएगा और देश का जो कानून उसके अनुसार सजा देगा। ये बहुत ही रोड मैप तय करेगा आने वाले इस प्रकार की घटनाओं, जो भी आगे इस प्रकार के लोग सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे। देखिए संस्थाओं को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, उसको उस अनुसार काम करने की ज़रूरत है जो वास्तविक रूप से नज़र आए धरातल पर। नियम कानून तो बहुत है बने हुए, है ना, पर धरातल पर क्या नज़र आता है कि नीरव मोदी जैसा व्यक्ति घोटाला करता भाग जाता है, विजय माल्या जैसा व्यक्ति भाग जाता है और लग्जरियस लाइफ अपना जीना चाहता है दूसरे देशों में जाकर। और यहाँ हद तब हो जाती है ना, वो आके सोशल मीडिया पर और बहुत से जगह पर खुले रूप से अपना जो भी कार्य कर रहा है वो दिखाता, शो ऑफ करता है कि हम ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब गंदा मजाक हो जाता है सिस्टम के साथ कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा घोटाला करता और भारत से बाहर चला जाता और प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है बहुत लेट हो जाती है। इसके लिए सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में भारत को इस संदर्भ में बेहतर काम करना, अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मानिए इस साल के टॉपिक के लिए आपका एक VVI क्वेश्चन मिल गया। क्योंकि पहली बार ऐसा जो होगा इस प्रकार की घटनाक्रम में आपको किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करके लाया जाएगा। भगोड़े जो लोग होते हैं ना, मान लीजिए पैसा गमन करके भाग गए हैं, तो उसमें आपको यह प्रश्न पूछ देगा। हो सकता है PT के लेवल पर पूछे, मेंस के लेवल पर या इंटरव्यू के लेवल पर। और जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको मेंस या इंटरव्यू के लेवल पर ही ज़्यादा प्रश्न क्रिएट करेगा, क्योंकि जब आप UPSC का मेंस दे रहे होंगे उस समय तक ये कार्य हो चुका रहेगा आदान प्रदान का, और इंटरव्यू में ताज़ा खबर रहेगा उस वर्ष का जो 2023 का जो मेंस लिखेंगे उनके लिए। और जो स्टेट PCS वाले हैं उनके लिए इंटरव्यू में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, या तो मेंस में ही कवर कर लेगा। तो चीज़ें देखिए होता है क्या कि आपको इसके सारे डायग्राम आपको 13 अक्टूबर 2022 के न्यूज एनालिसिस में कवर कर दिया गया है। प्रत्यर्पण क्या होता है, प्रत्यर्पण की सीमा क्या है, प्रत्यर्पण किस रूप से दो देशों के बीच एक अनुबंध है, उसका क्रियान्वयन वर्तमान में किस रूप से किया जा रहा है, भारत में प्रत्यर्पण से संबंधित कौन कौन से कानून है, सभी
विस्तृत डायलेमा जो होता है इस प्रत्यर्पण से संदर्भित, तो उस पर कवर कर दिया गया है। तो आप 13 अक्टूबर का वीडियो एनालिसिस देख लीजिए, इसलिए आप लोग को लिस्ट दिया जाता है। जो पुराने स्टूडेंट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये टॉपिक कवर किया गया है या नहीं। आप लोग से जो चीज़ें कही जाती है वो कम से कम करिए, ताकि आप लोग, मैं भी जान सकूं कितने लोग इस प्रत्यर्पण संधि के इस वीडियो को देखे हैं। अब ये मत कीजिए कि हाँ सर ने बोला है तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए। हाँ, आप देखे हैं, जितने लोगों ने देखा है वो ही कमेंट करेंगे, और जो नहीं देखे वो जाके 13 अक्टूबर के वीडियो को देखिएगा। ईमानदारी के साथ चीज़ों को कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जो आपको नेगेटिव सेंस देंगे। जैसे कल एक कमेंट आया था कि आपका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ है तो पहले आप लीजिए, इतनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। जो चीज़ें हैं मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर करूंगा, उसके आइडियोलॉजी को समझिएगा, आइडियोलॉजी को समझिएगा। अगर आप सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से जो चीज़ों को कर रहे हैं ना, तो आप सक्सेस आपका ज़रूर होगा। मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू तक जाके क्यों पीछे रह गया, इसके पीछे बहुत से कारक है, एक दो मात्र कारक नहीं है। इस आधार पर ये आकलन कतई मत कीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो निर्माण करता है ना उसका खुद निर्माण नहीं हुआ रहता है। बहुत से ऐसे जगह आपको लॉजिकली देखने को मिलेगा। आप इस सब चीज़ों को समझिए। तो ये सब चीज़ें, और लगातार मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आपके साथ ही मैं सफल हो जाऊँगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये सब जो आते हैं ना कमेंट, उस पर कभी ध्यान मत दीजिएगा। बात है कि जो चीज़ें आप लोग को दी जा रही, की जा रही, वो सारे ऑथेंटिक सोर्स के साथ की जा रही है, और इसका रिफ्लेक्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। पीसीएस के एग्ज़ाम में मेंस के क्वेश्चन के रूप में, यूपीएससी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपकी दिशा सही है, दशा आपको अपने स्वयं सुधारनी है कि जो चीज़ें बताई जा रही है जैसे वो कवर करते चलनी है। तो चलिए अब इसमें देखो, जो पहले मैंने 13 अक्टूबर में ही नीरव मोदी से संबंधित सारे चीज़ों को, डायग्राम को, डायलेमा को कवर कर लिया है। बस यही याद रखिएगा कि जो चीज़ें बताई गई है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की धारा 3 के अनुसार ब्रिटेन की प्रत्यार्पण कानून जो 2003 के तहत भारत प्रत्यर्पण नहीं करने की अपील की थी जो नीरव मोदी ने, और ये आधार बताया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर रोक लगाई गई है इस एक्ट के तहत। तो ये एक्ट आप लोग थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। शायद मैं उस दिन मिस हो गया होगा, नहीं लिया है, लिख दिया होगा, ये बताया होगा तो आप लोग ठीक है, नहीं तो मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा शायद मैंने इस एक्ट का शायद मैंने नहीं बताया है। तो आप लोग बस उसमें जाके ना की नोट्स में ऐड कर लीजिएगा धारा 3 का एक्ट जो था कि क्यों नहीं दिया जा रहा, और सारे डायलेमा को बताया गया था उसके पीछे, तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिए एक पीटी फैक्ट ये भी है, जब राफेल पहली बार आया था ना तो प्रश्न बीपीएससी के पीटी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, और यूपी के पीसीएस में भी पूछा गया है, और शायद में भी आपको राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है, आरएस जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो वहाँ भी प्रश्न पूछा गया है राफेल के प्रथम आगमन पर। तो अंतिम आगमन 15 दिसंबर को होगा। तो पहला आगमन कहाँ हुआ था ये प्रश्न पूछा था बिहार में। इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पूछी थी, कौन सी कंपनी बनाई है, वो सारे प्रश्न पूछे गए थे पीटी फैक्ट में स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग भी इसे कवर कीजिएगा। अंतिम कब आएगा, किस एयरपोर्ट पर आएगा, तो जिस दिन आएगा हम लोग उस पर बात करेंगे। और 2016 में भारत और इसके बीच कुल 36 रफाल के बारे में सौदा हुआ जो 60,000 करोड़ का अधिक से था। तो इस पर विस्तृत चर्चा आप लोगों को की नोट्स अवेलेबल है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ध्यान रखना किस दिन लास्ट आएगा और किस एयरपोर्ट पर उतरेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं जो लगातार आप लोग भूकंप की देखते हैं ना, भूकंप बार बार आता है किसी क्षेत्र भू क्षेत्र में, वो क्यों आता है, कारण क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। और भूकंप के कितने प्रकार, ये जीएस पेपर जो है 1 है यूपीएससी का, वहाँ ये कवर करेगा भूकंप और आपदा प्रणाली में। तो नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप से हिला उत्तर भारत। तो नेपाल का देखिए घटनाक्रम बस याद रखिएगा, जो किस रूप से हिमालयन क्षेत्र में आया है। तो और उसके नीचे एक दिल्ली का अपडेट दिया है, तो उसको मैं साथ में लेते चलूँगा। जैसे दिल्ली एनसीआर की 80% जो इमारतें हैं भूकंप रोधी नहीं है। कितना बड़ा ड्रॉबैक है, लूप होल है सिस्टम में, समझिएगा कि न सरकार जवाबदेह बनती है, न व्यक्ति अपने सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। अब दिल्ली जैसी राजधानी एनसीआर जो है, दिल्ली जैसा क्षेत्र जहां पर 80% इमारतें भूकंप रोधी नहीं है,
तो भारत के शेष भूभाग पर कितने प्रतिशत जो इमारतें होंगी भूकंप रोधी होंगी। अब कानून एक्ट बना हुआ है इसके लिए, सभी मकानों को भूकंप रोधी बनाना है, प्रचार आप लोग देखते होंगे, सभी चीज़ें देखते होंगे, पर धरातल पर क्या है 80% इमारतें भूकंप रोधी नहीं है। तो देखिए यह आपदा प्रबंधन और भौतिक भूगोल जो है टॉपिक जीएस पेपर 1 का, उसमें यह न्यूज़ एनालिसिस कवर करेगा। स्टेट पीसीएस वाले याद रखिएगा आपके जीएस पेपर से टैली कर लेना है। तो टैली करना है तो उसमें कुछ पहले न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसके की नोट्स पर हम लोग बात करेंगे और विस्तृत बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है क्या सर्वाधिक क्षेत्र जो जोखिम और दूसरी श्रेणी है यानी 4 जो श्रेणी है उसमें आता है सिस्मोसिक जोन में आता है दिल्ली एनसीआर। और केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले बिल्डिंग्स मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन के काउंसिलिंग की ओर से कोरोना महामारी के बाद किए गए सर्वेक्षण में लगभग यह 80% फ्लैटों और घरों की असुरक्षित होने की आशंका जताई है। तो देखिए सोच ली कितना बड़ा लूप होल है हमारे सिस्टम में। महानगर जैसी संस्था, महानगर जैसी जगहों पर संस्थाएं किस रूप से काम कर रही है, व्यक्ति कितना जवाबदेह है अपने सुरक्षा को लेकर, सोच सकते हैं। और दिल्ली में जो रहते होंगे या बड़े बड़े शहरों में जो रहते हैं महानगरों में, उनको पता है पुरानी बिल्डिंगों का स्थिति क्या है और नए बिल्डिंग भी बन रहे हैं तो किस मानक के साथ बन रहे हैं उसका कुछ चीज़ें, और जो आपको ट्विन टावर ढाया गया है उसके बाद भी चीज़ें बदलेंगी और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अभी केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि चीज़ें अपडेट हो सके, अच्छे तरीके से लाइव एक्टिव मोड में काम कर सके। अब देखिए कि यहाँ पर संस्था का नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल हैबिटेटेड प्रोग्राम के निदेशक रजनीश सरीन ने बताते हैं कि क्या है पिछले 2 दशक के दौरान दिल्ली एनसीआर निर्माण कार्य तेजी से हुआ है, जहां 30 से 35 मंजिला इमारतें भी संख्या बढ़ी है। तो पिछले जो 2 दशक हैं 20 वर्ष, पिछला आज से 20 वर्ष जो है लगातार दिल्ली विकसित हुआ है और बहुत से क्षेत्र डेवलप किए गए हैं जहां पर इस प्रकार के अवसंरचना निर्माण हुआ है। तो यहीं पर इस जो सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोग्राम है उसको आप लोगों को सर्च कर लेना है। एक्चुअली मैं इसमें लिखना था, मैं लिख नहीं पाया हूँ, मैं नहीं तो की नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा इसका। एक्चुअली यह प्रोग्राम यह है ना कि हम अपने विकास के अवसंरचना को सतत सस्टेनेबल कैसे बनाए उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है और उसी के अनुसार सारे अवसंरचना निर्माण करना है। तो इसके संदर्भ में किस रूप से कार्य कर रही है सरकार, इसके प्रगति रिपोर्ट आपको देख लेना है। नहीं तो मैं ही शेयर कर दूंगा, अगर देख लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं लास्ट में कभी शेयर कर दूंगा रिपोर्ट इसकी, क्योंकि बहुत से अवसंरचना शहरी अवसंरचना के लिए आपको प्रश्न यूपी पीसीएस हो, बिहार हो या आपको उत्तराखंड हो, तीनों जगह आपको शहरी आपदा प्रबंधन से टॉपिक लगातार पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये सब कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और यूपीएससी में तो प्रश्न रहता ही आपदा प्रबंधन से, तो इसलिए आप लोग इसे नेगलेक्ट मत कीजिएगा। चलिए अब भूकंप को हम किस रूप से देखते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये आप लोग पहले समझिए। यहाँ को अलग कर लीजिएगा, सट गया है फॉन्ट, कोई बात नहीं है। भूकंप को हम किस रूप से देखते हैं, तो यह एक भूकंप का अर्थ पृथ्वी में कंपन से है। मान लीजिए पृथ्वी का है तो वहाँ पर किसी भूभाग या अधिक भूभाग क्षेत्रों में कुछ देर के लिए उसके वर्तमान जो गति है ना उसमें कुछ रोटेशन चेंज होता है, गति में भूकंप आ जाता है, कंपन आता है, जिसके आधार पर आपके इसके संतुलन बिगड़ जाता है, उसी को भूकंप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा जाता है जिसमें पृथ्वी के अंदर ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। अभी क्या है वो तरंग हम लोग चर्चा करेंगे, बस अभी समझिए। आंतरिक भाग जो है, मान लीजिए पृथ्वी यह है, लेयर इसका ऐसे है, एक सेकंड इसको क्लियर कर दूँ। पृथ्वी का आपको ये है क्षेत्र, इसका आंतरिक भाग मान लीजिए, और आंतरिक भाग किस रूप से वर्गीकरण है लगभग लोगों को पता होगा, ज्योग्राफी के क्लास में मैं उससे कवर करूंगा, हमारी टीम कवर करेगी। तब तक बस इसे जानिए कि आंतरिक भाग मान लीजिए लावा है, आंतरिक कोर लावा है ना, उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और देखिए कहीं भी कमज़ोर पट्टी मिलती है या प्लेट मिलता है पृथ्वी का, वहाँ से निकलना चाहती है गैस तरंग,
तो यहीं पर मान लीजिए यहाँ निकली तो यहाँ पर भूकंप क्षेत्र बनेगा। तो यही तरंग जो निकलती है ना, इसी को भूकंप, यह क्या करता है, रोटेशन को बदल देता है, जो उसी के आधार पर कंपन आके आपको भूकंप की श्रेणी में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, हालांकि अब मानवीय प्रभावी भूकंप के रूप कारण भी बनते हैं, मानवीय कारक भी है जिसके कारण पृथ्वी में भूकंप आते, केवल आंतरिक कारण ही नहीं है, प्राकृतिक कारण ही नहीं है। जैसे बड़े असंरचना निर्माण के अतिरिक्त दबाव, जैसे बड़े बड़े डैम आप देखते होंगे ना, बहुत जैसे भाखड़ा नांगल हो, या अमेरिका का जो मेसोटेपी है, और उसके बाद कैलिफोर्निया का जो बड़े बड़े डैम है, या विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो डैम अवसंरचना, बड़े बड़े अवसंरचना है, वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर अतिरिक्त दबाव लाते हैं, और जो प्रेशराइज एरिया होता है ना, वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है अन्य क्षेत्रों से। तो यह भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने माना है कि बहुत से भूकंप आने के कारण उन क्षेत्रों में बड़े बड़े अवसंरचना निर्माण का कारक भी है। तो इसे भी आप लोग मानिएगा कि साथ में लगातार मानवीय प्रभाव, जब औद्योगिकरण बढ़ा है उसके बाद ही घटनाएं बढ़ी है, पहले केवल प्राकृतिक कारण हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ दे कि भूकंप जो वर्तमान भूकंप का कारण है उसमें औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक जो विकास हुआ उसका योगदान किस रूप से है, तो यही आपको बताना है कि बड़े बड़े अवसंरचना निर्माण किए जाते हैं। साथ ही साथ परमाणु परीक्षण की उत्पन्न स्थितियाँ, अब परमाणु परीक्षण किया जाता है जल में, या तो आपको जैसे पोखरण जैसे जहाँ मरुस्थल वहाँ पे ही किया जाता है ना भारत के संदर्भ में, वैसे ही सारे जगह विश्व में भी अपने अपने क्षेत्र में किया जाता है। तो जिस भू क्षेत्र में किया गया, मान लीजिए आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में या कहीं, पोखरण में जब किया गया था उसके आसपास के क्षेत्र में घर की दीवारें आज तक टूटी हुई है ना, तो वो भूकंप भी आया था ना। तो ये भी एक कारण होता है परमाणु परीक्षण का। ऐसे ही जब हम लोग हिरोशिमा नागासाकी में भूकंप, परमाणु के हमले देखे, झेले हैं, तो उसमें भी देखे होंगे दूरों दूरों तक भूकंप के क्षेत्र प्रभाव देखने को मिला था। और उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण करता है, तो जब भी हम लोग मिसाइल, बड़े मिसाइल अगर करते हैं परीक्षण, तो देखते हैं कुछ मात्रा में ही पर होता है भूकंप, तो भूकंप की श्रेणी में आएगा ना सारा चीज़ें। तो ध्यान रखिएगा, मानवीय प्रभाव के कारण भी भूकंप उत्पन्न है। लेवल देखिए, तीव्रता अलग अलग हो सकता है, मान लीजिए तीव्रता 2 का तीव्रता रहे, 1 का तीव्रता रहे, 4 का तीव्रता रहे, 5 का तीव्रता रहे, तीव्रता अंतर हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक जो घटना से उत्पन्न जो भूकंप होगा उसकी तीव्रता सर्वाधिक होगी। मान लीजिए 9 का हो सकता है, 8 स्केल का हो सकता है। अब ये जो मानवीय प्रभाव का जो भूकंप का तीव्रता होगा नगण्य मात्रा का होगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। इससे अभी तक ऐसी घटना नहीं घटी जहाँ पर 8 और 9 का लेवल आपको स्केल पर, तीव्रता स्केल पर मानवीय घटनाओं से संबंधित भूकंप आया हो। यह 1-2 माइनर के स्टेक पर आता है जो आपको और हमको पता भी नहीं चलता है। क्या समझ गए ना इस चीज़ को? तो यहाँ से प्रश्न क्रिएट इस रूप से भी किया जा सकता है। अब भूकंप से उत्पन्न तरंगों की भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से गति करती है और इसे सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ क्या है अभी मैं जस्ट आगे चर्चा करूँगा। बस याद रखना अभी क्या है, भूकंप के तरंगों की मापने के लिए कौन सा यंत्र है, और सिस्मोग्राफ। और आपके एग्जाम में पीटी और इन कितनी बार प्रश्न पूछा होगा आप लोग को भी पता है। लास्ट है, पृथ्वी के सतह के नीचे जिस स्थान पर भूकंप का केंद्र होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, और पृथ्वी के सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है। मान लीजिए दो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, दो चीज़ें से आप लोग समझिएगा इसे, ठीक है। अब मान लीजिए भूकंप का हाइपोसेंटर ये है और भूकंप आ रहा है इस क्षेत्र में, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो यह एपीसेंटर हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह यहाँ है आपको हाइपोसेंटर अर्थात भूकंप का केंद्र है जहाँ पर उठ रहा है, और ये आ जा रहा है यहाँ पर। इसी तरह अगर एपीसेंटर आपको क्या कहते हैं, ये हाइपोसेंटर ये है और इसका भूकंप क्षेत्र ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे एपीसेंटर हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो आपको पता है ना, अंदर हमारा वर्गीकरण किस रूप से पृथ्वी का किया गया है उसके अनुसार पे ये चीज़ें समझिएगा। अब इसको हम वर्टिकल रूप से समझते हैं, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग का साइज का एरिया है।
अब मान लीजिए यहाँ पर उठ रहा है हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर यहाँ उठ रहा है और इसका भूकंप का जो प्रभाव है ऐसे ऐसे घूमते 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 आपको यहाँ पर कमज़ोर एरिया मिल रहा है, ठीक ना, कमज़ोर एरिया मिल रहा है, तो आपको एपी सेंटर यहाँ हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर पी जो तरंग के प्रकार हैं, एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग, उसके संदर्भ में समझाऊंगा कौन सा वर्टिकल जाता है, कौन सा किस रूप से जाता है। और आप लोग ये मैप आप लोग पढ़े होंगे या न्यूज़ में कभी भी पढ़े होंगे ना, देखे होंगे ना, 104 डिग्री वाला जो रहता है जोन, 104 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहता है, अंदर का कोर है और ऐसे ऐसे आ जाता है, देखे होंगे आप लोग, यहाँ से ऐसे बढ़ जाता है, फिर इसे ये वाला आप लोग नक्शा देखे होंगे ना, देखे होंगे ना ये नक्शा। तो 104 डिग्री जो रह जाता है वो जहाँ पर भूकंप का जोन नहीं बनता है, तो किस रूप से नहीं बनता उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे जब क्लासेज होगी, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट है, विस्तृत जब बात होगी। मैं बस आप लोगों को, यह आप लोग को अभी नहीं पता होगा तो एक बार सर्च कर लीजिएगा 104 डिग्री जोन क्या होता है भूकंप में, तो आप लोग सब कुछ यहाँ अवेलेबल, बस मैप से ही समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर भूकंप के प्रकार जो होते हैं, फॉल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप और मानव प्रेरित भूकंप। तो देखिए जब ज्योग्राफी की क्लासेज होंगी तो वहाँ पर सारी चीज़ों को कवर किया, क्योंकि ये विस्तृत टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को कवर किया जाए जो आपको एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कर दे, जहाँ से प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। और इतना विस्तृत लंबा यहाँ होगा भी नहीं, इसलिए जब क्लासेज होंगी तो उस दिन सारे चीज़ों को कवर कर दिया जाएगा। तब तक बहुत से लोग स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट को पता होगा, नए स्टूडेंट क्या करना है, इसे गूगल पर सर्च करके बस समझ लेना है, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा टॉपिक रख के, बहुत से लोग इस पर आपको बता दिए होंगे, उसको एक बार समझ लेना है। साथ ही साथ भूकंपीय तरंग क्या है, सिस्मिक वेव क्या है, तो इसे आप लोग भूकंपीय तरंग को समझिएगा। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले तरंगों को भूकंपीय तरंग के रूप में जाना जाता है। यह 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला, प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग, ध्यान रखिएगा, जो आपको इसे पी वेव भी कहा जाता है, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि के रूप में होता है। अर्थात अनुदैर्ध्य क्या होता है, आपको अनुप्रस्थ क्या होता है ये देख लीजिएगा अभी। और अनुप्रस्थ आपको इस रूप से वेव, आपको एस वेव देखने को मिलेगा, जो आपको इस तरीके से प्रकाश के तरंगों के अनुरूप ट्रांसवर्जल तरंग कहलाता है। आपको सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया, आप इसे देख लीजिएगा। याद रखना है, पीटी में आपको पूछा जाता है कि पी तरंग किस प्रकार के तरंग दैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंग, इस प्रकार से आपको प्रश्न कर देगा, तो अनुदैर्ध्य तरंग याद रखना है। ऐसे ही एस वेव जो है, एस तरंग है, तो वो किस प्रकार के तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। एल तरंग के बारे में पूछेगा तो एल तरंग क्या है, एल एक प्रकार का पी वेव से टकराती है, एक प्रकार से आपको लॉन्ग पीरियड आपको यह तरंग होता है, जिसे एल तरंग कहा जाता है या लव तरंग भी कहा जाता है। यह सरफेस पर होगा, पृथ्वी के सरफेस पर, मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस ये है, यहीं पर एल तरंग आएगा। और सबसे घातक कौन होता है, एस तरंग होता है, ये भी याद रखना। सबसे तीव्र कौन होता है, पी तरंग होता है। तो आपको प्रश्न ऐसे कवर किए जाते हैं, बार बार स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहाँ से कोटेशन क्रिएट करके आपको प्रश्न पूछता है। स्टेट पीसीएस हो तो ऑप्शन 4 दे देगा ना, बिहार में है तो 5 ऑप्शन दे देगा, पर यूपीएससी में करेगा क्या, भूकंप के प्रकारों में, या तो आप प्रश्न प्रीवियस ईयर का देखिए समझ में आ जाए, उसमें 1-2 कोटेशन दे देगा, उसमें से बोलेगा ऑप्शन ए में केवल ए और बी, केवल ए बी, कौन सही है कौन गलत है, ऐसे प्रश्न करके क्रिएट करेगा। तो आपको सारे टॉपिक को देख लेना है। अब सिस्मोग्राफ क्या होता है इसे आप लोग जान लीजिए। यह वह उपकरण है जिसमें भूकंपीय तरंग को प्रति संवेदनशील होता है, बहुत ही संवेदनशील, माइनर, मान लीजिए एक तीव्रता से भूकंप आ रहा है, इसे मापने की शक्ति होती है। अब भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, इसमें सिस्मोग्राफ कहते हैं इसको। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए अलग अलग पैमाने का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। रॉस्की फेरल स्केल का भी उपयोग किया जाता है, मर्केली स्केल का भी प्रयोग किया जाता है, और रिक्टर पैमाने का जो स्केल है उसको भी आपको कवर किया जाए, उससे भी मापा जाता है। हालांकि अभी सबसे ज़्यादा रिक्टर पैमाने पर ही मापा जाता है, पहले ये 2 मानक हुआ करते थे, और अभी भी कहीं ना कहीं इसे उपयोग किसी वर्ष किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं पूरी तरह सिस्टम से हट गया है, पर अधिकतर अब रिक्टर पैमाने पे ही किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पूछा जाता है आप लोग से बार बार।
अब भूकंप का वितरण देखिएगा, इससे रिलेटेड आप लोग को स्लाइड आपको शेयर किया गया, पिक्चर स्लाइड शेयर किया गया टेलीग्राम पर। विश्व का देख लीजिएगा, परिप्रशांत प्लेटी किधर है, कैसे है, किस रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं। हालांकि मैं मैप बना दूंगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए इंडिया या बीच ले लीजिए, ये आपको साउथ एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और इधर से आप साउथ अफ्रीका, एक सेकेंड, ऐसे ले लीजिएगा। जो ये क्षेत्र है ना, ऐसे इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और कैसे मैप में आप लोग एक बार देख लीजिएगा स्लाइड में, यहाँ पर एक्चुअली बन नहीं रहा है तो चीज़ें आप समझ में आए, और वर्गीकरण सारी चीज़ें दिया गया है रिंग ऑफ फायर। तो ये परिप्रशांत पेटी भूकंप पेटी के रूप में जाने जाती है, प्रशांत महासागरीय किनारे पर पाई जाती है, जो कुल भूभाग का बड़े भूकंप के 81%, रिंग ऑफ फायर 81% क्षेत्र को एब्जॉर्ब करता है, शामिल करता है। वही पेटी विवर्तनिक प्लेट सीमाओं की सीमा मौजूद अधिकतर समुद्री क्रस्ट प्लेट दूसरी प्लेटों के नीचे डूबे रहती, इस कारण प्लेट विवर्तनिक सीमाएं देखने को मिलती है। नोट याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इन सब डेक्सन जोन में भूकंप प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों के भीतर टूटने के कारण उत्पन्न होता है। क्यों परिप्रशांत रिंग ऑफ फायर जो होता है इतना भूकंप क्षेत्र होता है, या ज्वालामुखी क्षेत्र का क्षेत्र माना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो कारण इसके पीछे है कि यहाँ पर भूकंपीय जो प्लेट है, विश्व का प्लेट जो है, आप लोग जानते हो कि प्लेट का वर्गीकरण कैसे किया गया, किस रूप से किया गया, नहीं जानते कमेंट सेक्शन में दीजिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर जिनको पता है तो उनको प्लेट समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो टीम हमारी मदद कर देगी आपकी। विश्व को कितने प्लेट में, कौन कौन से प्लेट में वर्गीकृत किया गया है। अब एल्पाइड भूकंप जो होता है ना, उसमें मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, जावा, सुमात्रा और हिमालयन मध्य अटलांटिक में फैली हुई क्षेत्र को एप्लाइड भूकंप बेल्ट कहा जाता है, या मध्य महाद्वीपीय बेल्ट। यह विश्व का 17% भूकंप क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें विनाशकारी भी शामिल है। भूकंप आते हैं लगातार, आप देखते होंगे हाल ही में 2014 का जो भूकंप आया था, लगातार 10 से 15 दिन नेपाल और भारत जैसे क्षेत्रों में आया था, तो आप समझते हैं। या तो ये भी देखे होंगे 2001 का जो भुज भूकंप था, 2001 में जब आया था गुजरात के भुज में। तो आप ये सब चीज़ समझ सकते किस रूप से भूकंप के क्षेत्र डेवलप हुए। इसी तरह रीज क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रमुख बेल्ट है जलमग्न अटलांटिक रीज। तो रीज से प्रश्न यूपीएससी ने क्रिएट किया है, ध्यान रखिएगा। वह क्षेत्र होता है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग विस्तृत होते हैं। मान लीजिए एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है, ठीक ना, दो प्लेट विस्तृत होते, इसे रीज कहा जाता है, बीच वाले क्षेत्र को रीज कहा जाता है। अब ये मध्य अटलांटिक जो रीज है, अधिकांश भाग गहरे पानी के अंदर है, जो मानवीय हस्तक्षेप से बहुत दूर है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा जो प्लेट है जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप से कम भूकंप देखने को मिलता है, तो यह है मध्य अटलांटिक रीज। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी क्रिएट होता है। ऐसे ही भारत में भूकंप जोखिम मानचित्र क्या है, इसे आप लोग जान लीजिए। जब भूकंप की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है, अब विश्व की चर्चा हो चुकी है, अब भारत की चर्चा होगी। अब भारत का जो रिलेटेड जो स्लाइड आपको भेजा गया है, पिक्चर भेजा गया, उसे देख लीजिएगा। उसके सारे विस्तृत शब्दों में यहाँ पर लिख दिया गया, मैं उसे आप लोग को उससे चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, यह तकनीकी रूप से क्या है, सक्रिय वलित हिमालय पहाड़ों में उपस्थित कारण भूकंप प्रभावित देशों में से एक माना जाता है भारत को, इसलिए भारत में भूकंप जोखिम मानचित्रण किया गया। और पूर्व में आए भूकंप तथा विवर्तनिक झटकों के आधार पर, विवर्तनिक जो झटका होता है उसके आधार पर भारत में 4 भूकंपीय जोनों क्षेत्रों में बांटा गया। याद रखिए नोट, यह पहले 5 हुआ करता था, 1 2 3 4 5, पर अब है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 और 4 5। ध्यान रखिएगा, एक वर्गीकरण को 2 में शामिल कर दिया गया। तो पहले 1 2 3 4 5 हुआ करता था, अब 2 से ही स्टार्ट किया जाता है। तो पूर्व में याद रखिएगा गंभीरता 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। और यह कौन करता है, भारत मानक ब्यूरो। तो भारत मानक ब्यूरो के संदर्भ में मैंने पहले भी चर्चा किया ना, BIS के संदर्भ में। तो आप लोग से जरूर देखिएगा, जो भी स्टूडेंट रेगुलर चीज़ें कर रहे हैं ना, उनको सब पता है। जो आज जुड़ेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा क्या सर बताना चाहते हैं। तो वेट करके आप लोग 2 4 दिन 5 दिन वीडियो देखिए, समझ में आ जाए कि मैं आप लोग को क्या दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर चीज़ें आप समझिएगा। तो BSI के बारे में मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो वही देता है कि सबसे पहले 2 क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर देश के 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। और ध्यान रखिएगा, भारत मानक ब्यूरो जो है भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करने वाली आधिकारिक एजेंसी है। प्रश्न कभी क्रिएट कर दे स्टेट PCS में, UPSC में, तो आप लोग गलत मत कीजिएगा। तो पता चलेगा भूकंप BSI आपको दिमाग में चले, ये तो खाद्य सामग्री, या तो खाद्य सामग्री कह रहा हूँ मैं, ये कभी कभी दिमाग भी कभी कभी स्लिप है। आप लोग सोना चांदी खरीदते हैं तो मानकीकरण के लिए BSI वहाँ देता है। तो भूकंप का ये कैसे दे देगा? तो भूकंप का भी नक्शा और कोड यही जारी करता है, यही संस्था जारी करता है, BIS। ध्यान रखिएगा। और आप लोग बताइए इसका लोगो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका लोगो क्या है, लोगो क्या है इस पर। हालांकि मैंने भी BSI के संदर्भ में विस्तृत चर्चा किया था, सोना के संदर्भ में एक बार न्यूज एनालिसिस विस्तृत किया हूं, तो स्टूडेंट जो रेगुलर देखें उनको पता होगा। तो इनका लोगो क्या है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। अब देखिए भारत में जोन जो बांटा गया उसे आप लोग देख लीजिए और मैप में अच्छे से देख लीजिएगा। मैप में देखिएगा, ज़्यादा विस्तृत आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं यहाँ कवर कर दूंगा मैप के थ्रू बताने का। देखिए मामूली क्षति वाले भूकंपीय जोन जहां तीव्रता mm अर्थात मार्कोली, जो संशोधित मार्कोली तीव्रता, पहले मार्कोली से मापा जाता था, उसे संशोधित करके रिक्टर स्केल पर मापा गया। तो mm ही चर्चा सब जगह मिलेगा। तो आपसे प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कहीं भी कि भूकंप में mm क्यों बार बार आता है, तो आप लोग उसे बताइएगा कि मार्कोली का संशोधित रूप को रिक्टर स्केल पर देखते हैं तो उसको mm के रूप में ही हम लोग आंकते हैं। मार्कोली तीव्रता पैमाने, जो तीव्रता के पैमाने पर 5 से 7 तक हो, जहां पर भूकंप 2 में उसे शामिल किया गया है, जोन 2 में उसे शामिल किया। जो रिक्टर स्केल पर क्या है 5 से 7 तक के भूकंप आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आएगा ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का पठार, राजस्थान का हिस्सा, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र। तो यहाँ कहाँ पर ये ध्यान रखिएगा मैप में। कर्नाटक आपको ये क्षेत्र है, कर्नाटक ये क्षेत्र है ना, उधर कहाँ चला गया जी, रुक जाओ, आंध्र प्रदेश में घुस गया। कर्नाटक आपको इधर है और उसके बाद राजस्थान का कुछ क्षेत्र ये है, उसके उड़ीसा का क्षेत्र ये है। तो याद रखिएगा। और सभी अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं तीव्रता, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि केवल दक्षिण में ही जोन 2 पाया जाएगा या उत्तर में ही जोन 2 पाया, उत्तर पूर्व में पाया जाएगा, मध्य में पाया, ऐसा नहीं है। सबका वर्गीकरण अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर होगा। यहाँ पर 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ये कन्फ्यूज मत, मैप में देखिएगा मैप में कैसे बताया गया है। अब भूकंपीय जोन 3 देख लीजिएगा, यह mm मार्कोली जो पैमाना था उसकी तीव्रता को जो बदला गया, तो वो कितने पैमाने, रिक्टर पैमाने कितना आ गया 7 में मध्य। ध्यान रखिए जितने भी होंगे तो 5 से हो गया 7, जो होगा 7 या उससे ऊपर जो जाएगा यह आपको भूकंप जोन है जो है 3rd में आएगा। और यह कौन कौन क्षेत्र आएंगे, लक्षद्वीप आएंगे, केरल, तमिलनाडु का हिस्सा जो कुछ आएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य आंध्र प्रदेश के हिस्से, तेलंगाना और मध्य भारत के भी भाग शामिल होता है। अब देख लीजिए यह, अब कर्नाटक का कुछ क्षेत्र होगा, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र होगा, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र होगा, इसी तरह आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र होगा और इसके बाद आपको तेलंगाना का भी क्षेत्र इसमें, और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल है रिक्टर पैमाने के 3rd में, जोन 3rd में जो वर्गीकरण किया गया। लक्षद्वीप भी शामिल है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो भूकंपीय जोन 4 है उसमें आपको तीव्रता स्केल 7 के अनुरूप से अधिक वाले जोन शामिल होंगे, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, गोवा, पश्चिम बंगाल, एक छोटा सा हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, देखिएगा मैप में, गुजरात का कुछ हिस्सा जहां भुज का क्षेत्र भी आता है, ध्यान रखिएगा। 4 का स्केल जो तीव्रता जो 7 के अनुरूप जो आता है अधिक वाले जोन शामिल किए जाते हैं, जो भूकंपीय जोन 4 में शामिल है। तो आपको मैप में भी देख लीजिएगा। अब लास्ट जो है भूकंपीय जोन 5, यह क्षेत्र फॉल्ट प्रणालियों में उपस्थित है जहां भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय हैं। और यह कहाँ पाए जाए, सबसे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ऐतिहासिक रूप से भूकंप के कुछ सबसे तीव्र झटके देखे गए हैं, इनमें 7 पॉइंट से अधिक तीव्रता वाले और इसमें 9 तक के तुलना से तीव्रता यहाँ देखी गई है।
और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का छोटा सा हिस्सा, उत्तराखंड का उत्तरी भाग, उत्तरी बिहार, ध्यान रखिएगा उत्तरी बिहार का क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत, गुजरात का कच्छ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जोन 5 में शामिल होता है। अब याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर एक नोट, क्या कहीं खाली है जी, यहाँ पर खाली है, चलिए। जब स्केल रिक्टर स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चर्चा हो रहा है ना, 8 9 तक अभी चर्चा हुआ है ना, तो रिक्टर स्केल पर एक कहीं भूकंप आया तो उसे 10 मानिएगा आप लोग। जैसे ही 2 पर आएगा इसके 10 के गुणक में वृद्धि हो जाता है, ध्यान रखिए इसकी तीव्रता में। अर्थात मान लीजिए कोई भू क्षेत्र ये है तो रिक्टर पैमाने पर इतना आया तो इसका प्रभाव इस छोटे से भाग पर आ रहा है, इतना पैमाना समझिए। 10 के स्केल पर इसे गुणक किया जाता है। अब मान लीजिए 2 से 3 बढ़ा, 3 स्केल पर आए तो थोड़ा सा इसका क्षेत्र बढ़ेगा, इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, अर्थात उस पर जो घटनाएं घटेगी, जिस पर प्रभाव होगा, क्षति होगी, वो स्केल में 10 गुना बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए ऐसे ही बढ़ता बढ़ता 5 तक आ गया तो 5 का इसका स्केल बढ़ जाएगा इसी क्षेत्र का। अब मान लीजिए एरिया है 500 स्क्वायर मीटर का, मान के चलिए, तो इसके स्केल को समझिएगा, ये बढ़ जाएगा। फिर 6 पर आएगा तो इससे और गुना 10 गुना बढ़ा दीजिएगा, तो ये 10 के गुणक में, और 7 में आएगा तो ये देखिएगा आधा से अधिक इसका पार्ट डैमेज हो चुका होगा उस क्षेत्र का। और जहाँ पर 9 आएगा तो पूरा क्षेत्र तबाह हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इतना स्केल 10 के गुने में, अर्थात यहाँ से गुना कीजिए आप तो 10 का गुणक 9 में आने पर 900 गुना इसका अधिक प्रभाव होगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछ सकता है, इसे कवर करिएगा अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ इसमें जो जनरल व्यू की जो चीज़ें थी भूकंप के संदर्भ में मैंने बातें कर दी। विशेष जो चीज़ें इसका ट्रिकली चीज़ें होती है, सब्जेक्ट वाइज बहुत सी चीज़ें कवर करना होता है, वो क्लास में कवर किया जाएगा। उसका भी वीडियो आप लोग को अवेलेबल होता है, तो आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए G20 जो है ना इस बार होने वाला है, तो मैंने आपको बताया था ना कि G20 को टारगेट टॉपिक रखना है, इस बार प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे और जितने भी अपडेट हो रहे हैं तो उसे आप लोग कवर करिएगा। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिल रही। जो बैठक होगा G20 सम्मेलन का बाली में, वहाँ पर भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालयन राज्य हिमाचल प्रदेश, उसके कला संस्कृति को वहाँ डेवलप किया जाएगा। इसके 2 एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। एक तो हम विश्व में अपने जो सांस्कृतिक विरासत को डेवलप करेंगे, हमारी जो विरासत है उसको अन्य देशों तक पहुंचाएंगे। दूसरा यह भी आरोप लगाया जाए इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसका लाभ लेना चाहती है वर्तमान सरकार। तो देखिए ये बात एक पक्षीय नज़र आ सकता है, पर हम इसको उस एंगल से भी नहीं देखें क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंट है नहीं। सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी प्रकार के एजेंसियाँ अपने उपलब्धियों को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकती है, उसका हक बनता है। अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस जब थी तो अपने उन उपलब्धियों को चुनाव के दौरान नहीं गिनाती थी, गिनाती सभी पार्टी गिनाती, उनका मौलिक अधिकार है उन अधिकारों को बताना। पर यहाँ ये ध्यान देना है ना, उससे आपका एग्जाम ओरिएंट कैसे कवर होगा पॉइंट। भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, फलाना जो भी पार्टियां हैं वो क्या कर रही है, आपको उसके डायलेमा में नहीं फंसना है। फंसना यहाँ है कि किसी पार्टी विशेष, मान लीजिए कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चला रही है, लगातार 3600 से अधिक किलोमीटर की लंबी दूरी पड़ेगी, तो यहाँ प्रश्न आपको ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो वहाँ पर आपको उस एंगल से प्रश्न बताना होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जो गांधी परिवार के द्वारा जो कराया जा रहा है, भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसको आप किस नज़र से देखते हैं। आप 50 शब्दों में कम से कम लिख के भेजिएगा कि एक ही शब्द में हम लोग समझ जाए कि हाँ 50 से 60 शब्दों में कि आपका आइडियोलॉजी किस ओर से समझता है उसे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको इंटरव्यू में लगातार देखने को मिल जाएगा। ये सब प्रश्न जो है ना फेवरेट होता है इंटरव्यूअर का, तो आप उसे कवर कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो हिमाचल में जो कलाकृतियाँ हैं उसे आप अब है ना G20 जो बाली में होने वाला है 15 से 16 नवंबर के बीच, वहाँ पर उसके मुख्य अतिथियों को आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। क्या देगा? कांगड़ा दिया जाएगा, कांगड़ा जो है मिनिस्टर पेंटिंग दिया जाएगा, हिमाचलीय मुखेटे दिए जाएंगे, साथ ही साथ
कुल्लू साल दिया जाएगा, सभी पर आप देखिएगा सभी यहाँ पर दिया हुआ है। किन्नौर साल दिया जाएगा, साथ ही साथ ब्रास सेट दिया जाएगा। उसी तरह उपहार आपको जो भी प्रतिनिधि यहाँ आएंगे उन लोगों को दिया जाएगा, जो G20 के प्रतिनिधि आए। तो इस प्रकार होगा क्या, देखिए होता क्या है ना कि इस प्रकार के नवाचार से हमारी संस्कृति अन्य देशों में जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक हिस्ट्री का पार्ट है, मैं वहाँ आप लोग कवर करूँगा। भारतीय मलमल जो है ना, जो सूती वस्त्र मलमल कहा जाता है एक प्रकार है, वो ब्रिटिश महारानी के शयन कक्ष में हुआ करता था, और वो केवल ब्रिटिश महिलाओं, ब्रिटिश जो रानियां होती थी उनके लिए जाता था यहाँ से पोर्ट होके। इसकी गुणवत्ता, इसके क्वालिटी इंडेक्स और जो इसमें सहज होता था अपने जीवन लाइफ स्टाइल में, उसके उपयोग के लिए ब्रिटिश कंपनियां इनका वेयर करके इंडिया से ले जाता था उनके पास, समझ लीजिए। और यह जो उच्च घराने के लोग ही केवल उपयोग करते थे। तो इसका मतलब यह होता है ना कि इसकी उपलब्धता भारत में है तो भारत का डिमांड बना रहेगा ना सूती वस्त्र में। बार बार अब देखा देखी दूसरे देश भी इसके डिमांड करना शुरू कर देंगे, तो इस क्षेत्र का वृद्धि होगा, अर्थात मलमल जो सूती वस्त्र का है उपयोग बढ़ेगा। तो ऐसे ही अब G20 देश के लोगों के जो प्रतिनिधि उनके पास उनके प्रतिनिधि गले में लगाएंगे शॉल, तो ये सब चीज़ें देखेंगे, पेंटिंग को देखेंगे और भी जो चीज़ें की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। तो देश में जब जाएंगे उनकी मीडिया वहाँ रहेगी G20 में, तो मीडिया के थ्रू नागरिकों के पास जाएगा। नागरिक क्या करेंगे, नागरिक ऑनलाइन परचेज करेंगे, ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे ना, या तो डिमांड करेंगे अपने देश में अपने लोकल एजेंसियों से कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए, शॉल चाहिए और ये जो चीज़ें भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इससे क्या होगा, इस क्षेत्र का ना मांग बढ़ेगा, तो मांग बढ़ेगा तो इसको सप्लाई किया जाएगा, तो रोजगार भी डेवलप होगा ना। तो समझिए इसका एस्पेक्ट किस और जिले के जा रहा है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे हिमाचल प्रदेश के जो डिमांड है इस क्षेत्र का, उसमें अर्थ को बढ़ावा देगा, इकोनॉमी को डेवलप करेगा। इससे कितने रोजगार क्रिएट होंगे, इसका ब्रांडिंग इंटरनेशनली होगा। जैसे मधुबनी पेंटिंग का आप नाम सुनते होंगे, जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार का एग्जाम देते हैं, उनको मधुबनी पेंटिंग बहुत तरीके से पूछा जाता है, समझ ही रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग का ब्रांडिंग जब तक नहीं था तो इसकी कलाएं आपको नहीं पता थी। तो जैसे ही भारत सरकार ने ब्रांडिंग इसका शुरू किया ना, लगातार ब्रांडिंग भारत सरकार के द्वारा की गई है। हाल में जो 14 के बाद इसका जो ब्रांडिंग हुआ है ना, इसका डिमांड बहुत गुना बढ़ गया है। पहले रेलवे में देखते होंगे इसके ब्रांडिंग हुई, उसके बाद एयरपोर्ट्स पर ब्रांडिंग की गई। अब बहुत से सभाओं में आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। साड़ियाँ जो महिला परिधान है, मधुबनी पेंटिंग का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनली रूप से इसका ब्रांडिंग हुआ। साथ ही साथ बहुत जगह इसकी मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड सभाएं की गई है, अर्थात आयोजन किया गया है। अमेरिका हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, या तो अन्य देश ऑस्ट्रेलिया हो, और बहुत से जगह इसका किया गया। तो ब्रांडिंग होने से इसका डिमांड बढ़ता है। तो आज से 30-40 साल पहले मधुबनी पेंटिंग कहाँ था और वर्तमान में मधुबनी पेंटिंग कहाँ है, इसके बीच के अंतर को समझ लीजिए। सरकार क्यों प्रमोट करती है किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली, इसके पीछे वही रहता है। इसका डिमांड बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार अंतर्गतवा मिलेगा, जिससे उन क्षेत्रों में इसकी व्यापकता बढ़ जाएगी। तो अब इसका भी उसी तरीके से ब्रांडिंग होगा। और इन बड़े मंचों का उपयोग मेरे अनुसार ऐसे ही करना चाहिए, केवल नीतियों के संवाद के रूप में नहीं, हमें इकोनॉमिकल भी इसका उपयोग करना चाहिए। हमारे एस्पेक्ट के रूप में जितने इसके डायलेमा है उसको उस अनुसार से इस बड़े मंचों का उपयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए आएगा, सभी लोगों को मिलेगा। सोच के देखिए कि 20 देशों में डायरेक्टली जाएगा और इनडायरेक्टली कितने देशों में जाएगा, क्योंकि विश्व के सारी मीडिया यहाँ होगी ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। आपको प्रश्न पूछे कि इसका एस्पेक्ट किस और लेके जाएगा, तो बेहतर तरीके से समझाना है आप लोग को। बाकी चीज़ें क्या है नहीं है, देखिए हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट। मैं लगातार बोलता हूँ ना, आप एस्पेरेंट हैं, आप अंग बनना जा रहे, सरकार का अंग बनना जा रहे, अंग बनेंगे कुछ दिन के बाद, तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट को अधिक बढ़ावा देना होगा। हाँ, इसके बाद इस चुनावी माहौल में लाया जा रहा है, वो अलग एस्पेक्ट है और ला रही है सरकार,
तो उसको क्या एस्पेक्ट विश को लेकर जाएगा उस पर बल देना। अगर आप इंटरव्यू में या आंसर राइटिंग में इस प्रकार के लिख भी दीजिएगा ना कि चुनावी माहौल के दौरान ये चीज़ लाई गई, इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है, तो ये देखिए नेगेटिव सेंस क्रिएट कर देगा और आपका कहीं ना कहीं नंबर कम हो जाएगा और आप उससे लड़ भी नहीं पाइएगा मेरा नंबर क्यों किया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल होकर सारी चीज़ों को कवर करना है। जब तक आपका तुलनात्मक अध्ययन न पूछ दे, नकारात्मक इसका विश्लेषण कर न पूछे, तब तक आपको इसका नेगेटिव आंसर नहीं देना है, नेगेटिव सेंस में ध्यान रखिए। इस प्रकार के जितने भी टॉपिक आएंगे तो देखिए, कल G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें जो लोगो था, मैं उसमें याद है मैं कमल का फूल के बारे में जब चर्चा कर रहा था तो उसमें कुछ दिन मैं रुक गया था, कुछ आप लोग कल वीडियो देखे हो तो ध्यान दीजिएगा। उसी समय यही मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि इस लोगों के संदर्भ लोगो जो जारी किया गया उसमें विवाद किस रूप से उभरेगा। देखिए, कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने आ गए इस लोगों को लेकर कि लोगो ये क्रिएट किया गया या चुनावी दौरान या ब्रांडिंग करने के लिए किया गया है, अपने चुनावी जो चिन्ह है उसको प्रमोट करने के लिए किया गया है। इसमें जो रंग का उपयोग किया गया वो भी आपको देखने को उसका विवाद खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा ना आपको कि इस प्रकार का लोगों का है ना महत्व तो बहुत होता है कि क्या लोगो दर्शाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। आप यहाँ इसके अभी दिमाग से निकाल दीजिए कि भाजपा की सरकार इसे लाई है, ठीक ना, जिसका चुनाव चिन्ह कमल चिन्ह है, कमल का फूल है। अब इसके अभी दिमाग से एक सेकंड से निकाल दीजिए और अभी ये सोचिए कि यही चीज़ कांग्रेस की या अन्य पार्टियां लाई करती, जो वर्तमान समस्याओं का संदर्भित बताता है लोगो, तो क्या इसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होते? नहीं। और जो यह लोगो क्रिएट किया गया, सरकार के एक पैनल बना होगा ना, पैनल में या तो एजेंसी बहुत से, आपको माई गवर्नमेंट ऐप पर गए जाइएगा, वहाँ चेक कीजिएगा इसके क्या, इससे पहले मैं अभी नहीं चेक किया, मैं कल चेक करके आप लोगों को बताऊंगा क्या लोगो बनाने के लिए लोगों की राय ली गई थी। जरूर राय ली गई। भारत सरकार वर्तमान जो जिस रूप से माई गवर्नमेंट ऐप को इम्प्रूव की है, जहाँ लोगों से राय ले रही है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझिए, जैसे रुपये के निर्धारण के लिए राय ली गई थी ना, वैसे ही लोगो डिजाइन करने के लिए राय ली गई हो। लोगो डिजाइन करके भेजे होंगे जो उसमें उन्नत होगा, सब जो वर्तमान समस्याओं को इंगित करता होगा, उसी लोगों का चयन किया गया होगा। अब जो लोगो क्रिएट कर रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा आपको नहीं पता है ना। जैसे अभी राज जो चिन्ह था हमारा, जो 4 शेर जो प्रतिबिंब है सिंह वाला, उस पर विवाद उत्पन्न हुआ था ना। जो निर्माण किया उसके दिमाग में क्या आइडियोलॉजी डेवलप होकर इसका निर्माण किया वो आपको नहीं पता है ना, व्यक्ति विशेष को, तीसरे को। तो आइडियोलॉजी को समझिए कि वर्तमान में समस्या क्या है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कोविड के बाद उभर रहे हैं, नवीन नवाचार डेवलप करना चाह रहे हैं। अंतर विरोध जो हो रहा उसके संदर्भ में हमको एक न्यूट्रल वे में चीज़ें कवर करनी चाहिए। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम क्यों लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम इसलिए लिया गया है कि वर्तमान में सभी विश्व को इस विचारधारा के साथ चलने की अभी ज़रूरत है। रूस यूक्रेन का मामला जो उभर कर आया है, या तो फिर कोविड के बाद जो एकजुटता उभरी है, उसमें यह स्वभाव लेकर आना होगा। तीसरा कि क्या है यहाँ पर, वन फेथ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यह कॉन्सेप्ट लेकर क्यों आया है कि इसमें यह जो कमल का फूल है क्या है, दोतक होता। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आप कमल का फूल है ना वहाँ हो जाता है। जितने अन्य फूल है ना, अन्य फूल जितना उसको इन्वायरमेंट चाहिए, बेस्ट इन्वायरमेंट, उसके लिए कमल के फूल के लिए ज़रूरत नहीं है। वो विषम परिस्थितियों में भी वो अपना निर्माण कर सकता है। इस लोगों का मतलब यही है कमल। अब इसके दूसरे सेंस में अगर लेकर चले जाइएगा, अब मान लीजिए उगता हुआ सूरज रहता, तो क्या जिस पार्टी सूरज, किसी का पार्टी का चिन्ह सूरज है ना, तो वो पार्टियां दावा करती कि मेरा आप यूज कर रहे हैं और सरकार उस पर ब्लेम करती, दूसरी पार्टियां नहीं ना। तो ध्यान रखिएगा, लोगों का मतलब उसके मुख्य धारा में क्या चल रही है, वर्तमान वैश्विक अनुमान क्या है, उसके संदर्भ में समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये समझिए कि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ही लोगो क्रिएट होगा ना।
अब तो हम लोग विदेशी कंटेंट में तो डेवलप नहीं कर सकते हैं ना, जैसे आप कोई कार्टून को बना सकते हैं। कार्टून क्या भारतीय संस्कृति का देन है, भारतीय संस्कृति का देन हमें विश्व जो प्रकृति है उसके साथ जोड़ने का प्रयास करती है। तो लोगो क्रिएशन में ये माइंड सेट डेवलप हुआ होगा, जो भी लोगो डिजाइन कर रहा होगा ना, भारतीय संस्कृति आपको देना है। तो यहाँ पे ये समझिएगा, देखिए यहाँ पर मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, विपक्ष नहीं ले रहा, लोगो क्रिएशन का जो माइंड सेट जो दिमाग में चल रहा होगा जिनका, उनके पास यही 2-4 विकल्प देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो समस्या है क्या है, समस्या में कैसे हम लोग को निजात पाना, उसके लिए कितनी विषम परिस्थितियां से गुजरना है, और साथ ही साथ विश्व में किस रूप से समस्याओं को निदान करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं कमल का फूल वर्तमान संदर्भ में कहीं ना कहीं ज़्यादा उचित नज़र आता है, क्योंकि आपको फूल सौंदर्य का भी है, फूल विपत्ति में खुद को स्टैंड करने की शक्ति इस फूल में है। साथ ही साथ पृथ्वी पर जो संयोजक के रूप में जो काम करती है, वो कहीं ना कहीं आपको ये संदर्भित कर रही है लोगो। तो ये ध्यान रखना, आपको लोगों को जो डिजाइन के विवाद हो रहा है तो उसे बस एक आइडियोलॉजी के रूप में देखिएगा। बाकी आपको यहाँ से प्रश्न नहीं पूछने वाला है। बाकी जो इतना देर मैं बोला ना, वो केवल इसलिए कि आप कुछ विवादों के संदर्भ में न्यूट्रल राय रखिए। अब पीटी फैक्ट देखिएगा, यह बनेगा यहाँ से आपको पीटी में प्रश्न। 50वें न्यायाधीश जो है शपथ ले लिए हैं कल, क्योंकि कल ललित जी का 8 नवंबर को समाप्त हो गया था कार्यकाल, और 9 नवंबर को आपको यहाँ से लेने वाले। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट बोलते हैं नज़र नहीं आता है सर। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें न्यायाधीश बन गए हैं। उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शपथ लिया गया है। अब यहाँ मुझे आप बताइएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने प्रधानमंत्री है, क्रम के कितने, अब व्यक्ति के तौर पर कितने प्रधानमंत्री, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। साथ ही यह देखिए 10 नवंबर 2024 तक सेवानिवृत्त हो गए, 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो देखिए अब 2 वर्ष तक आपको इन्हीं के ओरिएंट पीटी में प्रश्न रहेगा, नहीं तो बार बार याद करना पड़ता। सबसे बड़ी समस्या यही है। और इन्होंने क्या बोला है कि देश की रक्षा हम लोग करेंगे और देश की सेवा में नागरिकों की रक्षा करेंगे, और उनकी जो देश सेवा करना उनकी प्राथमिकता होगी। न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में सभी के साथ न्याय करेंगे, इनका कहना है। चलिए, अब ये बातें होगी। अब याद रखिएगा इनके साथ की फैक्ट 1 कि जस्टिस जो डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के ऐसे पहले या प्रथम प्रधान न्यायाधीश होंगे जिनके पिता भी प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई भी चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। अर्थात 78 से लेकर 85 तक भी इनके पिता लंबे कार्यकाल तक रह चुके हैं प्रधान न्यायाधीश। और जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है, यह भारत के जो थे सबसे लंबे कार्यकाल के भी न्यायाधीश थे इनके पिता। एक बार देखिएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा, मुझे जहां तक रिकॉल हो रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि यह क्या सही है या नहीं है। यह सबसे लंबे कार्यकाल के रहे भी हैं न्यायाधीश। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ें आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, पर्यावरण सुधार की दिशा में भारत और चीन आगे हैं। तो COP27 क्या मैं बोला हूँ, जब तक नहीं ख़त्म होता है, इससे जितने भी अपडेट आएंगे, डाटा आएगा, उससे आप लोग की नोट्स कवर करना है। और COP27 के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा पहले कर चुका, ज़्यादा नहीं, शुरू होने से पहले ही मैंने किया है। आप 2-3 दिन पहले का न्यूज़ देखिएगा, वहाँ पर COP के सारे आयोजन को मैंने वहाँ पर बता दिया जो महत्वपूर्ण आयोजन है। तो यहाँ पर अपडेट आपको क्या करना है, डाटा को अपडेट कर देना। जैसे कि भारत अक्षय ऊर्जा स्रोतों बिजली उत्पादन 19% की प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो डाटा ये यूज कर सकते हैं। वर्ष 2016 से पहले 2021 के बीच 5 वर्षों में यह वृद्धि रही है। और राष्ट्रीय बिजली योजना में 2030 तक यह उत्पादन 18 गीगावाट तक लक्ष्य रखा गया है। वैसे ही चीन 156 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा इस साल, और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के जरिए। तो यह डाटा एनालिसिस आप लोग को यूज करना है। किस रूप से, अगर प्रगति पूछ दे तो आप लोग ये सब यूज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, भारत और चीन दोनों को सराहना किया गया रिपोर्ट में।
यह पेश किया गया एक रिपोर्ट COP27 में, यहाँ पर इनकी उपलब्धियों को बताया गया। वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं और चीन के जो राष्ट्रपति, इनका जब भाषण आएगा, इनकी बातें जो रखी जाएगी COP27 वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे ही ना। और जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको समझने की 2060 तक चीन और 2070 तक भारत लक्ष्य रखा है कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। और यहाँ पर देखिए डाटा एक और है, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में दोनों देश चीन और भारत करीब 1/3 हिस्सेदारी रखते हैं। कुल वैश्विक उत्पादन का चीन 24.23% हानिकारक गैस उत्सर्जित करता है, जबकि भारत इसी में आपको 6.76% उत्सर्जित करता है। तो ये सब डाटा को कवर करते चलना है कि एग्ज़ाम में, मेंस में, पीटी में, इंटरव्यू में अगर कहीं भी पूछे तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए, और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। देखिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में, मैंने उनका चीज़ों को माना कि नहीं ये भी चीज़ होना चाहिए। कुछ कार्टून शो दिया जाता है, कार्टून यहाँ कह कर रहेंगे, यहाँ पर कुछ कार्टून सेक्शन में कार्टून दिया जाता है, इसका मतलब बहुत विशेष होता है। इसके चीज़ों को समझिएगा, यहाँ से भी कभी कभी कुछ ऐसे आइडियोलॉजी डेवलप हो जाते हैं तो आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए नेताजी हैं, एक नेताजी है ना, थोड़ा सा जूम मैं कर दूंगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। चलिए, यहाँ नेताजी हैं, एक ट्रॉली बैग है और उस पर आश्वासन के रूप में एक हाथी, बड़े भारी भरकम हाथी को लादा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ यहाँ आपको समझा रहा है। एक तो नेताजी जो है जल्दबाजी में जा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, किसी आश्वासन को दे रहे हैं, और जो संरचना है, जो संस्थाएं, एजेंसी है, किस रूप से उसे वहन कर रहे उस भारी भरकम चीज़ को। ये एक चीज़ बता रहा है आपको कि जो भी एजेंसियां हैं, जो घोषणाएं की जाती, जैसे मुफ्त की रेवड़ी है, मुफ्त की फ्रीबीजिंग है, जो चीज़ें आपको बताए, अंधाधुंध घोषणाएं की जाती है बिना किसी विश्लेषक के तौर पर, एजेंसियां उसको ढो रही है, किस रूप से उसे लागू करने के लिए अतिरिक्त दबाव उस पर पड़ा हुआ है, पर ये चीज़ें आपको बताया गया। तो ये जो आज कार्टून शो है, और ये देखिए सुस्त होता है, घोषणाएं बस चुनाव के दौरान कर दी जाती है, पर वास्तविक धरातल पर वो नज़र नहीं आता। ये सोने का जो सिंबल बनाया गया ना, इसका मतलब यही है कि नेता आश्वासन कर दे रहा बहुत भारी भरकम फ्रीबीज के रूप में। मैंने आपको कवर किया था ना, मुफ्त की रेवड़ियों के संदर्भ में या बड़ी बड़ी घोषणाओं के संदर्भ में मैंने चर्चा भी किया हूँ। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं, जैसे मान लीजिए कोई बोल देता है कि मैं हेमा मालिनी की तरह सड़क बना दूंगा, कोई नेता बोले हैं ना कि एमपी के भी वर्तमान जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बयान दिया है कि जो एमपी का जो सड़क होगा वो अमेरिका के सड़क जैसे होगा, दिल्ली की सड़क होगी या तो यूपी की सड़क होगी। तो कितनी बड़ी बात ये बोलते हैं कि अमेरिकी सड़क की तुलना कर दे, पर वर्तमान में क्या उसका स्तर आप लोग देख रहे हैं क्या होता है। यही होता है आश्वासन, जनता को आश्वासन भारी भरकम दे दिया, पर वो एजेंसियां उसको न करने में अतिरिक्त बोझ झेल रही है, उनके पास संसाधन है ही नहीं और वो उस आश्वासन को पूरा करने में लगी हुई है। तो क्या होता है, जो आश्वासन है ना वो कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में हो जाता है, वो ढाक के 3 पात वाली कहानी हो जाती है। घोषणाएं बहुत बड़ी है पर संसाधन छोटी मात्रा है, और उसको पूरा करने के लिए जब नहीं होगी तो ये ना कहीं पेंडिंग लिस्ट में चली जाएगी, और ये बार बार मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कल्पना किए थे भारत निर्माण का, आप तो सभी लोग जानते होंगे, जिसमें सड़क था और संरचना निर्माण, नदी जल जोड़ो अभियान आप लोग सुने होंगे जो वर्तमान में चल रहा है। ये अटल जी के ही कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, उनके साथ बहुत से लोग थे, पर अटल जी के कार्यकाल में आया था। और नदी जोड़ो परियोजना कितने लाख करोड़ का आपको पता है ना, पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया है राज्य के एजेंसियों को। अब राज्य के पास पैसा ही नहीं है। अभी 22 में जाके आपको इसके संदर्भ में 3 आपको लिंक के लिए, नदी जोड़ो लिंक के लिए पैसा दिया गया है। सोच के देखिए, ये कब बात है, 1998 का। अब मान लीजिए जनता को आश्वासन दे दिया गया कि उस समय कि हम
जल सिंचाई की समस्याएं दूर कर देंगे, किसानों की खेती हरी भरी हो जाएगी या लोगों की आय बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के 1948 में घोषणा की गई। ये वर्तमान में 2022-23 में मान के चलिए आपके बजट में 21-22, 22-23 के बजट में 2 बजटीय में लिंक आवंटित किए गए इसके लिए, नदी जोड़ो परियोजना के लिए। तो सोच के देखिए 98 से लेकर 2022 कितना साल हो गया, आपको सोच के देखिए इस बीच में क्या क्या चीज़ें, अलग मैटर है, पर 98 में इतनी बड़ी राशि की घोषणा कर दी गई थी कि नहीं हम इस प्रकार की कार्य योजना, अब जनता उसको समझ ली कि नहीं अब तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उसी प्रकार कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कितना बढ़ा चढ़ा की चीज़ों को वर्तमान तक कांग्रेस इसको भुनाती है, इसको नारा को, गरीबी हटाओ का। तो कितना बड़ा यह कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। पर वर्तमान में क्या गरीबी का स्तर न्यून हो सका? मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक ना। पर जिस रूप से इसको सामने यूटिलाइज करके लोग सामने लाया गया था, क्या वो हो चुका है? तो यही कॉन्सेप्ट है इस आपको इस पिक्चर में कि नेता लोग जो है राजनीतिक पॉलिटिशियन, और ये लगभग सभी देशों के, केवल भारत की कहानी नहीं है, लगभग सभी देशों की कहानियाँ रहती है। कुछ ऐसे खास देश हैं जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें अंतर देखने को मिले, जो कथनी और करनी में दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बात होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। तब तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस आर्टिकल को सभी व्यक्ति आज जरूर पढ़िएगा, जो भी एस्पिरेंट है ये आर्टिकल आज आप लोग जरूर पढ़िएगा, जिसमें ये बताया गया है कि विश्व की दिशा दिखाने को तैयार है भारत। इसमें भारत की वर्तमान जो उपलब्धियां हैं, वर्तमान तक की उपलब्धियां हैं, उनको रेखांकित किया गया। भारत किस क्षेत्र में मजबूत पक्ष के साथ विश्व को कुछ दे सकता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। पहले G20 के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका, इसकी स्थापना से लेकर इसकी उपयोगिता तक, कितना भूभाग क्षेत्र, सभी पर चर्चा हो चुका है। 2008 के विश्वव्यापी मंदी के बाद वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाने लगा, बारी बारी से सभी को अध्यक्षता दिया गया, सभी पर चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। अब भारत इसका नेतृत्व करेगा अगला साल 2023 का जो आयोजक होगा उसमें। हालांकि 2022 का इंडोनेशिया बाली में आपको भारत से स्टार्ट हो जाने वाला है, उसके बाद इसका भारत को इसको अध्यक्षता का पदभार दे दिया जाएगा। तो उसमें कितना अपनी उपलब्धियों को यह भुनाएगा, उस मंच का किस रूप से उपयोग कर सकता है, उसके संदर्भ में बातें की गई है। तो देखिए यहाँ कोविड-19 महामारी के बाद विश्व उभर रहा है, जिसमें अत्यंत ध्रुवीकृत और खंडित भू राजनीतिक स्थिति तनाव उत्पन्न हुआ। आप लगातार इस क्रम में देखे होंगे, एक राष्ट्र ध्रुवीकृत हो रहा है, अर्थात 2 पोलर 3 पोलर कॉन्सेप्ट में जा रहा है। वहीं पर भू राजनीतिक स्थिति तनाव, जैसे रूस यूक्रेन मान लीजिए, चीन ताइवान मान लीजिए। चीन कल ही बोला है कि सेना का हम उपयोग ताइवान के मामले में कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा चीज़ें उभर कर सामने आ रही, बड़ी चीज़ें। तो तनाव की स्थिति में है, वहाँ पर मंदी की आहट सुनाई पड़ने लगी है। मैं लगातार आप लोग को बोल रहा हूँ कि विश्व मंदी के आहट से गुजर रहा है, तो यहाँ पर मंदी के आहट भी देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ वैश्विक ऋण सर्वकालिक उच्च दर स्तर पर है, अर्थात ऋण का जो दर है सर्वकालिक लंबे दरों पर बनी हुई है। लोग कर्जदार बन रहे हैं, देश कर्जदार बन रहा है विश्व का सभी। दुनिया जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे से गुजर रही है, चेतावनियां तक दी जा रही है राष्ट्रों के द्वारा, और जो यूएन महासचिव है उनके द्वारा, और जो अध्यक्ष देश है मिस्र, उसके बहुत से बुद्धिजीवियों के द्वारा चेतावनी तक दिया जा रहा है। फिर भी स्थितियां किस रूप से उभरेंगी उस पर चर्चा परिचर्चा होगा आने वाले समय। तो भारत G20 का बनेगा, तो कार्य समूह जो अंतर्गत है G20 के, उसके इस डायलेमा को आप लोग याद रखिएगा। कभी भी प्रश्न पूछे ना G20 के बारे में, ये डायलेमा आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, पर्यटन, तकनीकी आदि प्रमुख क्षेत्रों में भारत की प्राथमिकता की थाह मिलेगी। अर्थात इन क्षेत्र जो कार्य समूह के अंतर्गत जो टारगेटेड क्षेत्र है, उस पर भारत अपनी बात रखेगा, उसके संदर्भ में कुछ कार्य करने का प्रयास करेगा। वहीं पर ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। B20 अर्थात बिजनेस कारोबारी समुदाय से बात होने वाली है। Y20 युवाओं, यंग 20 जो है उनसे होगी। W20 महिलाओं से,
और S20 विज्ञान से, साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान के लिए, जैसे सक्रियता समूहों के माध्यम से नागरिक समाज को भी G20 एजेंडा को आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। तो याद रखिएगा, ये जो B20 है या Y20 है, W20, S20 है, इससे प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं कॉन्सेप्ट से। इसका क्या महत्ता है G20 समूह में, क्यों कोई देश इस पर काम करना चाहता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। हालांकि मैं इस पर कवर किया हूं आपको G20 के सम्मेलन में कि यह जो कार्य समूह किस रूप से काम करती, इसी तरीका आगे भी जब आएगा मैं चर्चा करूंगा। मैंने आपको बोला था ना, क्या जरूरी है कि भारत इस सम्मेलन को करने से पहले 200 से अधिक आपको भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी बैठकें की जाएंगी। और इससे प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है कि G20 का आयोजन कहाँ होगा। पहले जम्मू कश्मीर में निर्धारित था मुख्य आयोजन जो 23 में होने वाला है, अब दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो ध्यान रखिए, बीपीएससी ने प्रश्न पूछा भी था, तो आयोग इसको किस रूप से मानता है देखना होगा। क्वेश्चन वो कब बनाया था और आंसर कब वो ले रहा है, इसको समझना होगा। पर वर्तमान में 23 में जो बैठक होगी वो नई दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो गाथा जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा। जितना भी 200 बैठकों के बाद जो रोड मैप निकलेगा भारत की विभिन्न बैठकों से ना, बहुत सी आइडियोलॉजी डेवलप होगा ना, नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे बैठकें करने से। तो उसके बाद 2023 का जो बैठक है उसमें ना एक रोड मैप लेकर भारत सरकार बैठेगी कि आपको इस तरीके से घरेलू स्तर अंतर्राष्ट्रीय वर्ग की क्षमताओं को, ताकतों को दिखाने के लिए हमारे एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में से उपयोग करेगी। इसलिए हम भी बार बार आप लोग से मीटिंग करते हैं कि आपके साथ हम लोग बैठेंगे तो आपकी समस्या समझेंगे और हम उन समस्याओं के साथ काम कर सकेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कभी रूडली भी बात करता हूँ, कभी प्यार से बात करता हूँ, कभी डांटता भी आप लोगों को गलत ये कर रहे हैं। कल जैसे आप लोग को लग रहा हो सर आए हम लोग को लगातार बोले जा रहे थे, हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिए। पिछले 1 घंटे के सेशन में 15 से 20 मिनट सर ही डायरेक्ट, अमर सर ही बोल रहे हैं डायरेक्ट। उसके पीछे लॉजिक यही है, बेस्ट यूटिलाइज कीजिए अपने आप को प्लेटफॉर्म का। अब आप पर क्षमता डिपेंड करता है कि आप इस प्लेटफॉर्म का कितना बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं। मैं अपना जो भी है कॉन्सेप्ट में जो जानता हूँ, जो अभी तक मैंने सीखा है, लोगों से बड़े बड़े जो समूह हैं उनके साथ काम किया हूँ, तो उसका यूटिलाइज मैं अपने स्तर पर तो कर ही रहा हूँ ना। अब इस यूटिलाइज जो मैं कर रहा हूँ उसका जो है ना, आप लोग यूटिलाइजेशन अपने संदर्भ में कितना बेहतर कर पाते हैं। यहाँ पर सारी टीमें बैठी हुई है आपको काम करने के लिए। आप क्वेश्चन भेजिए, देखिए 5 से 10 मिनट में आपका रिव्यू जाएगा उसका। और ज़्यादा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगे मैं अपने स्तर पर उसे सॉल्व करूँगा, तो इसका लाभ आप लोग लीजिए। यही कॉन्सेप्ट है सफलता का, ध्यान रखिएगा। नहीं तो भारत सरकार को क्या ज़रूरी था किसी 200 से अधिक बैठकें एक आयोजन करने से पहले। पहली बार भारत इस संदर्भ में इतना सीरियस होकर काम कर रहा है, सोच के देखिएगा। इसके एस्पेक्ट बहुत व्यापक होने वाले हैं। 200 बैठक समझ रहे हैं, किसी मुख्य बैठक के आयोजन से पहले राज्य के स्तर पर 200 से अधिक बैठकें करवा लेना, सारे सिस्टम इसी ओरिएंट काम करना शुरू कर देगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह सामाजिक आर्थिक बाधाओं के संदर्भ में बातें की जा रही है। जन धन, आधार, मोबाइल, जेम जो बात है, बार बार आप लोगों को मैं जेम की चर्चा करता हूँ। त्रिवेणी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी जो डायरेक्ट डीबीटी जो कॉन्सेप्ट है, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन, जिसमें यूपीआई का बहुत योगदान देखने को मिल रहा है, ये सब पर चर्चा होगी। साथ ही साथ पीएम जय दुनिया की सबसे सरकारी बीमा योजना के रूप में आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, कैसे इसका उपयोग यूटिलाइज हो सकेगा। साथ ही करीब 12 लाख करोड़ रुपये के यूपीआई लेन देन हुए हैं भारत में अक्टूबर के माह में। तो सोच लीजिए, मैं आपको इस पर फेडरल बैंक जो अमेरिका का, उसका रिपोर्ट भी आप लोगों ने बताया था यूपीआई का, जब मैं चर्चा कर रहा था। इतना चिंता में आ गया यूपीआई फेडरल बैंक ना, वहाँ अमेरिकी सरकार को ना तल्ख टिप्पणी के साथ बातें बोली है। अगर आप ये नहीं करेंगे अगले 5 से 10 साल में ना, तो जो आप वीज़ा देख रहे हैं, वीज़ा जो आप डेबिट कार्ड देखते हैं, जो आपको सुविधाएं देती है ना, वो सब सारे का बिजनेस बंद हो जाएगा।
क्योंकि आप लोग चार्ज लेते हैं, ये यूपीआई फ्री में आप लोग को दे रहा है और एक ही कार्ड से सारे का पेमेंट हो रहा है। आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से करते हैं। तो फेडरल बैंक ने भारतीय वित्तीय समावेशन में जो लाया गया भीम यूपीआई कॉन्सेप्ट, वो कहीं ना कहीं भारत को एक बृहद पैमाने पर लेकर जाता। और देखिए इसको ने राष्ट्रमंडल देश जो है, राष्ट्रमंडल का हाल ही में सम्मेलन हुआ है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन कहाँ हुआ था इस साल। मैंने इस पर न्यूज़ भी एनालिसिस किया हूँ, तो आप लोग बताइएगा। तो उसमें यूपीआई की तकनीक की हमारी पेशकश अच्छी प्रतिक्रिया में लगभग देश जो है ना इस यूपीआई कॉन्सेप्ट को माने हैं और अपने देश में आज न कल वो अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे वीज़ा अडॉप्ट किए हुए हैं ना, या डेबिट कार्ड, तो उसी तरह यूपीआई को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमारा यूटिलाइजेशन विश्व में कैसे उभरेगा, तो इसे इस संदर्भ में समझना। इसी तरह नेक्स्ट है, एक सेकेंड, भारत में कई देशों ने स्वदेशी 5G तकनीक का साझा करने का प्रस्ताव किया। मैंने इस पर न्यूज़ कवर किया हूँ ना आप लोगों को, जो कमेंट सेक्शन में बोलते जाएगा यस यस यस, हाँ सर G20 5G के संदर्भ में किया। देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें कवर कर रहा हूँ, वही आपको बार बार आपको देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट सीरियस होकर चीज़ों को कवर कर रहा है ना, आने वाले 6 महीने के अंदर देखिएगा आपको किसी टॉपिक पर कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पर लगातार प्रयास कीजिए, जो चीज़ें बताई जा रही वो कीजिए। चलिए, तो 5G तकनीक लेने के लिए बातें की, रजामंदी किया कि मुझे भी आप ये 5G तकनीक दीजिएगा। तमाम अफ्रीकी देश भी इस तकनीक और ज्ञान के लिए पश्चिमी के बजाय भारत का रुख कर रहे हैं। मैंने उस दिन चर्चा भी किया था। तो अब कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कि 5G तकनीक को कौन कौन देश ने लेने के लिए आग्रह किया है। 2 4 5 10 देश का नाम मैंने उस दिन बताया था। तो जो एक्टिव मोड में स्टूडेंट होंगे वो जरूर बताएंगे। चलिए, तो लगातार आप लोग एक्टिव मोड में आइए। मेरा उम्मीद है कि जितने लोग अभी मान लीजिए 900 लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो 900 में से 900 लोग अगर एक्टिव मोड में आ जाते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा सारे सीट रिजर्व हो जाएंगे। अब यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, अगर 900 से 900 लोग एक्टिव मोड में काम करने लगे तो यही सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग गलती करके आ जाते हैं। यूपीएससी हो तो कोटेशन बना देगा, स्टेट पीसीएस हो तो 4 ऑप्शन में दे देगा। अब 5G तकनीक को किसने अपने देश में लागू करने के लिए रजामंदी दी है? 4 देश का नाम रहेगा, उसमें से जो मैंने बताया वो है क्या नहीं है, आपको क्लिक करना। ऐसे ही यूपीआई योजना के बारे में किस देश ने भारत के साथ वार्ता किया है। तो प्रश्न ऐसे ही क्रिएट होते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइफ मिशन के बारे में मैंने हाल ही चर्चा किया और ग्रुप में स्लाइड भी शेयर किया है, उसकी भी चर्चा की जा रही है, G20 में होगी, याद रखिएगा। जहां पर पारंपरिक भारतीय जीवन शैली की प्रेरित अवधारणा डेवलप की गई है, तो इसको भी लाइफ मिशन याद रखिएगा, आने वाले समय में प्रश्न क्रिएट करेगा आप लोग के लिए। तो यह आप लोग को समझना है, देखना है। और यहाँ कहा गया एक जगह और देखिए, इसके संदर्भ में दूरदर्शी पहल के दायरा बढ़ाकर से वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाएगा लाइफ को, ठीक है। पिछले 8 वर्षों में भारत ने प्रगतिशील नीतियों में महिला सशक्तिकरण में किया गया पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं ने महिलाओं को उद्यमिता भाव बढ़ाया है। यह भारत सरकार नहीं डाटा दे रही, यह विश्व के विभिन्न एजेंसियों ने बताया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक उद्यम नेतृत्व के रूप में पिछले 8 सालों में बहुत बड़ा। कल ही मैंने 3 महिलाओं का एशियाई में एशियाई में सूची में नाम बताया था ना। आप सोच के देखिए, आज से 10-20 साल पहले का कॉन्सेप्ट लीजिए, क्या पहले महिला सशक्तिकरण का कार्य नहीं हो रहा था, पर नेतृत्व के रूप में महिला सशक्तिकरण का नहीं हो रहा था। किसी कंपनी का महिला मालिक हो, सीईओ महिला हो, या एंटरप्रेन्योर के रूप में कोई महिला अपने बिजनेस को क्रिएट कर रही है, उस पर अपना अलग स्थान बना रही है। सभी जगह आज से 10 से 15 साल 20 साल पहले आप देखते होंगे पुरुष वर्चस्व था वहाँ पर। इसके पीछे बहुत से कारक हैं, एक मात्र कारक नहीं है। पर वर्तमान सरकार ने केवल क्या किया, पीएम मुद्रा जैसे योजनाओं को ला दिया। तो मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, एमपी की कोई महिला है जो 5 रुपया लेकर दिल्ली आई थी। ध्यान रखिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ इसे समझिएगा। 5 रुपया लेकर दिल्ली आई थी, उन्होंने अचार का बिजनेस शुरू किया। अचार जो आप लोग खाते हैं ना, रेड कलर का अचार, डिब्बा बंद अचार, उसका इन्होंने
बिजनेस शुरू किया और आज लगभग 750 करोड़ की मालिक है। ये सोच लीजिए, यह अभी 10 से 15 साल की बात की हो रही है। और ऐसे कितने ही पीएम मुद्रा के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग ने, महिलाओं ने अपना लाभ लिया है। इस केस स्टडी को आप समझिएगा, इस महिला को राष्ट्रपति पुरस्कार, उद्यमिता पुरस्कार मिला है। आप पिछले साल का डाटा निकालिएगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, विश्व इसको क्यों सराहा रहा है। देखिए, यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स आपको नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई सरकार योजना ला रही है, ऐसा नहीं कि पहले की सरकार नहीं लाई होगी, पर पहले की सरकार लाती थी, उसका धरातलीय स्तर पर जो है ना प्रभाव कम दिखने को मिलता था। पर वर्तमान जो भी सरकार योजनाएं ला रही है ना, उसका प्रभाव लगातार दिख रहा है धरातलीय स्तर पर। अब पीएम मुद्रा से कितने महिलाओं का लाभ मिला है ना, उसका आंकड़ा आप विश्व के पोर्टल पर देखिए। भारतीय पोर्टल तो आपको लगेगा कि नहीं, चलिए भारत सरकार की एजेंसियां तो बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। अब कोई न्यूज़ चैनल इसका नेगेटिव सेंस में ले रहा है, उसका अपना पक्ष हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में ले उसका अपना पक्ष हो सकता है, पर आप एक एस्पिरेंट के तौर पर इसे किस रूप से देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे समझिएगा और इसे फील कीजिए अपने अपने आसपास। अगर मान लीजिए आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर आकलन कीजिए। आज से 10 साल पहले महिलाओं की स्थिति जो उद्यमशील में काम कर रही थी, वर्तमान में जो कर रही, बैंक की जो सरकारी एजेंसियां बैंक है, किस रूप से महिला संगठनों को बढ़ावा दे रही है, किस रूप से वो काम करवाए, किस प्रकार से लोन प्रोवाइड करा रही है, आप लोग जाके देखिएगा, एब्जॉर्व कीजिएगा। नहीं होगा तो आप अपने ब्लॉग का स्तर पर जाइए, वीडियो से मांगिए कि सर मुझे, या आरटीआई भी मांग सकते हैं, आरटीआई भी मांग सकते हैं, तो वीडियो से मांगिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर मुझे एक डाटा अपने अध्ययन के लिए चाहिए, केस स्टडी के लिए, कि वर्तमान में जो आप लोगों ने महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में अपने एरिया में जो काम किया, उसमें कुछ डाटा हमें चाहिए। अगर वो आप उनको संतुष्ट कर पाइएगा तो डाटा आपको ऐसे ही अवेलेबल करा देंगे, कुछ जो आपको एक नज़र में समझ में आएगा किस प्रकार सरकारी एजेंसियाँ काम की है। नहीं, आरटीआई से मंगा के चीज़ें समझ सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ समझिएगा कि आप लोग केवल किताबी ज्ञान मत रखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग किताबी ज्ञान रखते हैं ना, वो आके कमेंट सेक्शन में अनर्गल बातें लिखेंगे, ठीक ना। और आप उन स्टूडेंट से दूर रहिए, उस प्रकार की विचारधारा से दूर रहिए कि किसी का नेगेटिव क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, किसी के पॉजिटिव पक्ष को बताना और उस पर कायम रहना बहुत अलग बात हो जाता है। अब 2023 का स्वर्णिम वर्ष रहेगा इस संदर्भ में, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। और भारत की राजनीति, भू राजनीतिक लाभ मिलेगा इससे। तो G20 क्या महत्ता रखता है आज आप लोग समझ गए होंगे। सारे एंगल से मैंने चीज़ों को पॉइंट आउट कवर कर दिया है। और यही देखिए आने वाले समय के मुद्दे होंगे G20 का। क्या मुद्दा होगा? एक जो कॉन्सेप्ट है कार्य समूह का, उसको डेवलप करना है। दूसरा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। तीसरा, महिला सशक्तिकरण को लगातार बढ़ावा देना है। चौथा, प्राकृतिक रूप से हमें काम करना, लाइफ जैसी जो योजना लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उसको जो भी जलवायु से संबंधित परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उसको जीवन में उतारने की बात की जानी चाहिए। केवल किताबी ज्ञान और रोड मैप तैयार करके नहीं, उसे जीवन में उतारने के लिए दिशा निर्धारित करना होगा। तो ये आने वाले 2, 4, 5 G20 बैठकों के मुद्दे होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको आज ही मैं गेस कर दिया हूँ कि इस प्रकार के जो भी मुद्दे आएंगे, बैठकें होंगी, उसके मुद्दे क्या होंगे। बस आपको जो जो पॉइंट कवर किया हो ना, उसे नोट डाउन कर लेना है। हालांकि की नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। आरक्षण के मुद्दे में देखिए, जो मैं पहले भी बात बोला था, उसी के संदर्भ में कुछ बातें की दी गई है। इसके संदर्भ में 2 चीज़ें आपको याद रखना है। बायस होकर कभी भी इसका आकलन मत कीजिएगा। जब मैं पॉलिटी के क्लास करूंगा ना, उस दिन सारे डायग्राम को मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा कि इसके चीज़ किस संदर्भ में देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यायपाल, देखिए इसके पक्ष में भी लोग बहुत से, विपक्ष में भी बहुत से लोग हैं। तो पक्ष वाले चीज़ों को समझिएगा और विपक्ष वाले भी लोग अपने आप को चीज़ों को समझिएगा। जिस दिन मैं पॉलिटी का सेशन कवर करूँगा, ये जल्द ही इस पर आ जाएगा आपको। आर्थिक आरक्षण के संदर्भ में मुद्दे हैं ना, मौलिक अधिकार में ही आता है। तो जब मैं चर्चा करूँगा
राज्य के नीति निदेशक और मौलिक अधिकार के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ उसके बिंदुओं में आर्थिक संवाद, जो आर्थिक रूप से आरक्षण दिए जा रहे हैं उसके संदर्भ में क्या शैक्षणिक और सामाजिक रूप से ये आरक्षण वैलिड होंगे या संविधान या हमारा प्रस्तावना आर्थिक रूप से भी सबल बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, इसी के संदर्भ में चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो कोशिश कीजिएगा इस आर्टिकल को समझ लीजिएगा। मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया हूँ, बस उसका डायलेमा अलग तरीके से दिया गया। इंदिरा साहनी केस का मैंने चर्चा किया है, तमिलनाडु के जो आरक्षण दिए गए हैं उस पर भी मैंने चर्चा किया। वर्ष 1990 के पेज ओबीसी का कॉन्सेप्ट क्या था उस पर भी मैंने चर्चा किया। आरक्षण की अधिकतम सीमा किस रूप से प्रभावित हो रही है वो भी मैंने चर्चा किया। सारे डायलेमा यहाँ पर चर्चा किया गया है। बस उस दिन का वेट कीजिए जिस दिन मैं आपको पॉलिटी के क्लास में ये चीज़ कवर करा दूंगा। वहाँ पर उसके बाद आपको आरक्षण के मुद्दे पर एक न्यूट्रल व्यू आपको विकसित हो जाएगा। किसी भी पार्टी, आप स्वर्ण वर्ग से भी होंगे तो देखिए एक आइडियोलॉजी आपके पास जरूर होगा जो आप इसे सही मानेंगे एक स्तर पर। आप अगर स्वर्ण वर्ग से भी हैं तो इसे गलत मानेंगे एक स्तर पर। ऐसे ही आप जो आप ओबीसी वर्ग के लोग हैं या जो जिन्हें आरक्षण जिस वर्गों को मिला है वो कहीं अपने अधिकार हनन नहीं हो रहा है, इसके संदर्भ में समझ पाएंगे नहीं ये कहीं ना कहीं सही है। ये आर्थिक वर्ग से आरक्षण हमारे पास कौन कौन से विकल्प है सभी पर मैं उस दिन चर्चा करूंगा। बस वेट कीजिए 2 से 4 दिन या इस हफ्ते में ही आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं पहुँच गया हूँ पॉलिटी क्लास में। जल्द इस पर कवर करूँगा। अभी हिस्ट्री है, आज हिस्ट्री का क्लास होगा आप लोग 5 बजे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए पुरानी पेंशन के संदर्भ में मैंने बातें किया था, आप लोग से किया हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ या ना। उसी में कुछ बातें की गई। आंकड़ा मैंने वहाँ भी आरबीआई का दिया था, वही आंकड़ा आपको यहाँ दिया हुआ है। साथ ही साथ पीएन जो पगड़िया जी है, अरविंद का पगड़िया है ना, हाँ पनगड़िया कभी कहा जाता है, इनके विचार को आप बस ऐड कर लीजिएगा कि पुरानी स्कीम जो है, पुरानी पेंशन योजना वो अनैतिक मानते हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने अपना लॉजिक दिया है और कहीं ना कहीं ये सही है। मैंने उस दिन बात बोला था कि किसी को है ना, क्योंकि ये लंबी अवधि की योजना है ना, अभी 2022 की सरकार इसे लागू करती है, राज्य सरकार लागू करती है, तो 2030-35 वाली सरकार पर यह अतिरिक्त दबाव होगी। और मैंने पहले भी बताया कि कर्ज के रूप में राज्यों की स्थिति क्या है, मैंने बताया भी था, रिपोर्ट भी दिया था, नीति आयोग का रिपोर्ट और वित्त आयोग का भी रिपोर्ट मैंने बताया था कि कर्ज में कैसे लोग डूबे हुए हैं। तो वर्तमान संदर्भ में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना भविष्य के लोगों के लिए एक संसाधन को कम कर देने जैसा स्थिति होगा। तो ये चीज़ें आप लोग को मैंने कवर किया था, इस पर मैंने बात भी उस दिन की थी, तो उस दिन का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान जो डाटा दिया हुआ उसे बस उससे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो पुरानी पेंशन योजना का ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए ये लॉजिकली आपको और जो डाटा उसके आधार पर समझने की जरूरत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले देश में हुआ करती थी वर्तमान में नहीं हो रही है और आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएगी। समझ गए ना, सभी चीज़ों को स्पष्ट जान लेनी चाहिए। जो जिस दिशा में देश विश्व के माहौल में ढलना चाह रहे, विकसित बनना चाह रहे, तो पहले बहुत से मुफ्त खोरियाँ दी जाती थी। अब इसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पता है मुझे भर जाएगा जिस संदर्भ में जैसे ये शब्द यूज किया गया है। इंडियन लोगों को है ना आदत है मुफ्त के चीज़ों को खाने के लिए। सब साफ शब्दों में कहूँगा मैं, मुफ्त की लोग। अब यहाँ पर जब टैक्स की बात आ गई तो मांग आपको 4% लोग टैक्स डायरेक्ट टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी सरकारें लेती है, सभी राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, विश्व की सरकारें लेती है। डायरेक्ट टैक्स दीजिएगा तो जाके जवाबदेहिता तय होता है। अगर जवाबदेहिता अगर आप ये, अब स्वीडन जैसा देश, डेनमार्क जैसा देश जहाँ 80 से अधिक % के लोग डायरेक्ट टैक्स देना पसंद करते हैं, और ये क्या वहाँ देश में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा है ना, तो वहाँ पर सभी चीज़ें आपको रिपोर्ट में देखिएगा सभी जगह उन्नत पाया जाएगा। रीज़न इसके पीछे यही है, सरकार के पास इतना पैसा होता है ना कि वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देगी। अब सरकार के पास 10 रुपया है और आप उसमें से 8 रुपया बोल रहे हैं आप हमको दे दीजिए पेंशन के रूप में। ये मात्रा इसी रूप में समझिएगा, आने वाले 36 साल जब इसका पूरा होगा ग्रेजुएटी उस समय, तो ये चीज़ समझने वाले होगी। मात्रा जब तक नहीं बढ़ेगा तो सरकार इसे कैसे पूरा करेगी। तो मात्रा बढ़ाने के लिए डायरेक्ट टैक्स को भी डेवलप करना होगा, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा, लोगों को इंथोप्योर बनना होगा ताकि लोग काम कर सके।
तभी जाके इस प्रकार की योजनाओं को देखिए, ये इनका पक्ष है प्राप्त करना इनका, क्योंकि ये लंबे समय तक सेवा काल करते हैं, उनका हक बनता है पेंशन लेना। तो पर ये संसाधनों पर भी तो डिपेंड करेगा ना, किस रूप से राज्यों के पास। मैं इसका एग्जांपल यहाँ से देता हूँ, आप लोग समझिएगा। आज से ज़्यादा नहीं 10 साल पहले जाइएगा या वर्तमान तक कहीं देखने को मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिलता था मासिक रूप से। मिलता था जो लोग अभी वर्तमान में है, तो वो जो लंबे समय का अपने जिनके पापा या मम्मी कहीं सरकारी जॉब करते, उनसे पूछिएगा कि सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार तो देती ही थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करती थी, पर राज्य की अधिकतर सरकारें अपने विभागों में रेगुलर मासिक वेतन ही नहीं दे पाती थी। तो बताइए पेंशन कहाँ से दे पाएगी? सोच के देखिए, लॉजिकली आप सोचिएगा। जिसमें स्वास्थ्य विभाग था, जिसमें शिक्षा विभाग था, जिसमें PWD विभाग था, 2 से 4, 5, 6 महीने का गैप में जाके पैसा रिलीज होता था। तो सोच के देखिए क्यों नहीं रिलीज हो पाता था। अगर किसी पास, मान लीजिए मेरे पास, आपके पास पैसा रहेगा, आज 10 करोड़ रहेगा, क्या मैं बैठा रहूँगा? मैं अपने संसाधनों को लूँगा नहीं। मान लीजिए मुझे कार खरीदनी या घर खरीदना या कोई फ्लैट खरीदना या किसी रूप से मैं अपने पैसे का यूटिलाइज करना चाहूँगा, करूँगा ना जी। तो वही लॉजिक समझिए कि आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी। मासिक वेतन देने लायक की स्थिति में राज्य की सरकारें नहीं हुआ करती थी, रेगुलर पैसा नहीं मिलता था। मान लीजिए अभी मिल रहा है ना, जैसे ही 1 तारीख आता है, 1 से 3 तारीख तक, 4 तारीख तक सबको पैसे रिलीज होता है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि राज्यों ने अपने एसेट को बढ़ाया है। एसेट बढ़ाया तो लोगों को वेतन देने, अभी भी बहुत से राज्यों में आपको सरकारी जो कर्मचारी है जिनमें शिक्षा विभाग में पैसे रेगुलर नहीं मिलता है। तो इसके पीछे वही लॉजिक है। तो आप पेंशन की बात जब कर रहे हैं, तो जब आपको मासिक वेतन देने की क्षमता नहीं रख रहे थे, तो पेंशन कैसे देंगे? जहां अभी तो आप कुछ एसेट भी कमा के दे रहे हैं राज्यों को। अगर सेवा कर रहे हैं तो एसेट क्रिएट कर रहे हैं ना, फंड क्रिएट कर रहे हैं, मनी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको पैसा देने में सक्षम नहीं। तो बताइए, जिस दिन आप रिटायर कीजिएगा, 1 रुपया आप सरकार को नहीं दीजिएगा एसेट के रूप में, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कोई सरकार उसको पैसा देगी? अतिरिक्त दबाव होगा और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आप ही से उछला जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें, पहले सरकार को इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। अब राजनीतिक चुनाव में, राजनीतिक चीज़ों में फ्रीबिंज को बढ़ावा देना या तो मुफ्तखोरियों को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर देने के बराबर होता है। संसाधनों के वितरण को, अब मान लीजिए 36 का जो जनसंख्या होगा, युवा जनसंख्या हो, उसके पास संसाधनों कितनी कमी हो जाएगी, सोच के देखिएगा आप। तो ये चीज़ें एक पार्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके पक्ष के पास अलग है, नेगेटिव के पक्ष अलग है, तो इस पर मैंने विस्तृत चर्चा किया हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का न्यूज एनालिसिस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, युक्ति आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और 10,000 जो टारगेट है उसे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद कीजिए, ताकि और भी इम्प्रूवमेंट के साथ हम लोग आगे काम कर सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।